हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज जो हमारा जो क्लास होगी मैराथन, हम क्लास लेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ये आपको यूजीसी नेट और जेकेपीएससी 10+2 लेक्चर का एग्ज़ाम है, उसमें जो है बेनिफिट होगी। आज हम जो 20 वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से हम उसको पढ़ेंगे। अगर हम सबसे पहले बोलें तो जो फर्स्ट थिंकर से कन्फ्यूजन है, किसकी डेट ऑफ बर्थ देखें कहाँ पे हुई है, 551 चाइना कंट्रीज। अगर प्लाटो की बात करें तो उसके एथेंस, तो उसके बाद इनका जन्म की बात करें 427 से लेकर 347। अरिस्टोटल्स, फिर उससे नेक्लस मैकेवेली, बेंथम्स, थॉमस होब्स, जॉन लॉक, जे रूसो, टी.एच. ग्रीन, जे.एस. मिल। तो हम वन बाय वन हम इसको आज अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम 11th की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कार्ल मार्क्स जर्मनी में पैदा हुए थे। 1898 में इनका जन्म हुआ था और 1883 में इनकी डेथ हुई थी। अगर हम ग्रामसी की बात करें, इटली में पैदा हुए थे, 1891 में पैदा हुए थे और 1937 में इनकी डेथ हुई थी। अगर हम उसके बाद हैना की बात करें, जर्मनी में पैदा हुए थे 1906। उसके बाद फ्रेंड्स फैनन की बात करें, फ्रांस में पैदा हुए थे, 1925 में इनका जन्म हुआ था, 1961 में इनकी डेथ हुई थी। अगर माओ की बात करें, चाइना में पैदा हुए थे, 1893 में इनका जन्म हुआ था और 1976 में इनकी डेथ हुई थी। अगर जॉन रॉल्स की बात करें, यूएसए में पैदा हुए थे, 1921 में इनका जन्म हुआ था और 2002 में इनकी डेथ हुई थी। अगर 17 थिंकर्स की बात करें तो जर्मनी बेंथम्स, इसमें कह सकते हैं लंदन में पैदा हुए थे, 1748 में इनका जन्म हुआ था। अगर उसके बाद लेनिन की बात करें, रशिया एम्पायर में पैदा हुए थे, 1870 में इनका जन्म हुआ था और 1924 में इनकी डेथ हुई थी। तो म्यूल कांट की बात करें, रशिया में पैदा हुए थे, 1724 में इनका जन्म हुआ था और 1804 में इनकी डेथ हुई थी। अगर उसे सबाइन की बात करें, ये यूएसए में पैदा हुए थे 1880 में, 1973 में। अगर हम बात करें यूजीसी नेट के हिसाब का सिलेबस और 10+2 का जो सिलेबस है उसके हिसाब से 16 थिंकर्स जो हैं वो आपको मतलब सिलेबस के हिसाब से दिए हुए हैं। लेकिन उसके बाद जो फोर जो मतलब हम थिंकर्स की बात करें, इनमें से यूजीसी नेट में इसमें एग्जाम आया था, तो फिर मैंने इसको क्या किया कि 4 थिंकर्स को भी ऐड किया। ठीक है, अब हम वन बाय वन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें कन्फेशन की बात करें, कन्फेशन की अगर की कंसेप्ट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं रेन, जिसमें किसकी बात करते हैं, ह्यूमैनिटीज बीइंग काइंड टू अदर्स। अगर ले जो थी वो रिचुअल था, इसमें फॉलोइंग क्या हो रही थी, इसमें कह सकते हैं सोशल और रिलीजन कस्टम्स के बारे में बात कर रहा था। अगर जियाओ की बात करें, रिस्पेक्ट और सर्विस टू पेरेंट्स एंड एल्डर की बात करें। अगर इनका फेमस वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं एनालिट, जिसमें टीचिंग कंपाइल और उसके डिसिप्लिन की बात करता है। अगर नमोनिक की बात करें उसमें कह सकते हैं ए फॉर एनालिटिक और एनएसटी जो था रिस्पेक्ट फॉर एल्डर। तो कन्फ्यूजन का ज़्यादातर मतलब इसमें ये बुक्स वगैरह पूछते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। बाकी हम बात करें प्लाटो की बात करें, प्लाटो के अगर फैमिलीज़ की बात करें तो उसमें आप ये फैमिलीज़ याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आ नहीं सकता, लेकिन उसमें ये हो सकता है कि आपको चीज़ें याद रख सकती हैं कि प्लाटो के फादर्स की बात हो रही है, प्लाटो की मदर कौन सी थी, प्लाटो की माम का सेकंड हस्बैंड की बात हो रही थी, प्लाटो की माँ, ये आप जो है उनकी फैमिलीज़ के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्लाटो के काम की बात करें, प्लाटो के 3 काम की स्टेज में डिवाइड किया गया था, जिसमें करें फर्स्ट स्टेज में कहा थे सॉक्रेटिस के जो स्टाइल को फॉलो करते थे। इसमें ये कह सकते हैं जैसे सॉक्रेटिस का स्टाइल था उसके हिसाब से उनको फॉलो किया था। अगर हम मिडिल स्टेज की बात करें तो उसमें कह सकते हैं प्लाटो को अपनी फिलासफी को डेवलप होता था, जिसमें हम कह सकते हैं मैनो हो गया, क्राइटो हो गया, तो उसमें कह सकते हैं अपनी फिलासफी को उसने जन्म दिया था। इसमें रिपब्लिक बुक्स का भी इंक्लूड था। अगर हम लेटर स्टेज की बात करें, जो इनके वर्क्स थे उनको इंक्लूड करते हुए उनमें जैसे हम बात कर सकते हैं स्टेट्समैन हो गया, उसके हम बात करें दाला बुक्स होगी, तो उसके बाद ये इसकी लेटर स्टेज थी। अगर हम प्लाटो की जो अपोलॉजी की बात करें तो उन्होंने गांधी जी ने गुजराती में ट्रांसलेट किया था, जिसका टाइटल था सत्यावसित की कथा। तो उसमें ये चीज़ आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी ने कौन सी बुक जो थी ट्रांसलेट की थी। तो उसमें कह सकते हैं कि जो अपोलॉजी थी, जिसमें आप कह सकते हैं कि प्लाटो की जो थी उसको ट्रांसलेट किया था। अगर उस बुक्स का टाइटल की बात करें उसमें कह सकते हैं सत्यावीर की कथा। तो हम अगर बात करें प्लाटो के 3 इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं रिपब्लिक का, जिसमें प्लाटो ने अर्ली लाइफ में स्टार्ट किया था और 386 BC में
उसको फिनिश किया था। अगर उसके बाद हम बात करें द स्टेट्समैन्स की बात करें 360 BC में लिखा गया था। अगर मैं बात करें द लॉ की बात करें लास्ट टाइम लिखा गया था और प्लाटो की डेथ के बाद 347 में पब्लिश हुआ था। तो हमें 3 चीज़ें इसमें हमें पढ़ने को मिली हैं कि जैसे आप बात कर सकते हैं कि जो गांधी जी ने क्या किया था, ट्रांसलेट की थी कौन सी बुक, अपॉलोजी। अगर उसके टाइटल की बात करें तो उसमें कैसे सत्यावीर कथा। अगर हम बात करें रिपब्लिक की बात करें, ये स्टार्टिंग लैंग्वेज में स्टार्ट में लिखा गया था 386 BC में और इसको फिनिश किया था। अगर सेकंड की बात करें 360 BC में। अगर लास्ट की बात करें जो इनकी बुक्स थी द लॉ, उसमें कह सकते हैं लास्ट टाइम लिखा गया था, लेकिन प्लाटो की डेथ के बाद जो थी ये पब्लिश हुई थी। इन 3 बुक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक्स थी वो रिपब्लिक थी। अगर हम बात करें रिपब्लिक्स की बात करें, रिपब्लिक्स जैसे इंपॉर्टेंट, तो हमें इसमें थोड़े से देखेंगे कितने बुक्स थी और कितने चैप्टर थे। तो उसमें देख सकते हैं ये कहाँ से लिया गया था, ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है जस्टिस, ठीक है। अगर हम बात करें इन जो रिपब्लिक बुक्स में जो थी वो 10 बुक्स थी। इसमें अगर बात करें जो बुक फर्स्ट थी इसमें किसकी बात कर रहा था, मेंस लाइफ, जस्टिस और मॉरलिटी की बात कर। अगर हम बात करें सेकंड बुक से लेके फोर्थ बुक में किस चीज़ का जिक्र कर रहा था, उसमें स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा था। अगर हम बात करें बुक 5th से लेकर 7th तक, इसमें कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी की बात कर रहा था और फिलासफर रूल की बात कर रहा था। अगर हम बात करें बुक्स 8 से लेकर 9 तक, तो उसमें कह सकते हैं कैसे एनार्ची और चॉइस आते हैं जब इंडिविजुअल और स्टेट प्रिवेंट होते हैं। तो जो बुक 10 थी उसमें कह सकते हैं 2 पार्ट थे, जिसमें फिलासफी और आर्ट्स का रिलेशन और उसके बाद सोल की कैपेसिटी। तो ये 10 जो बुक्स थी उसमें आप कह सकते हैं रिपब्लिक को मतलब किया गया था, डिटेल्स में बता सकते। तो फर्स्ट में आप वही बता सकते हैं, मैन के जस्टिस की बात कर रहा था, उसके बाद एजुकेशन पर्सपेक्टिव्स की बात कर रहा था, कम्युनिज्म वाइफ्स और प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, उसके बाद अनार्ची को इंडिविजुअल को प्रिवेंट करता था। उसमें जो लास्ट बुक से 2 पार्ट में डिवाइड किया था, फिलासफी को आर्ट्स का रिलेशंस और उसके बाद सोल की कैपेसिटी की बात करें। अगर हम बात करें रिपब्लिक का आइडियलिस्ट जो फिलासफी की बात करें तो उसमें कह सकते हैं रेडिकल भी कहा जाता है, जिसमें ये कह सकते हैं प्लाटो को अकॉर्डिंग ह्यूमन रीजन के 3 पार्ट का होता है, जिसमें आप कह सकते हैं प्रोड्यूसिंग क्लास और थे, सिक्योरिटी की बात करें सोल्जर्स की, और रीजन की बात करें रूलिंग क्लास। तो उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें जो CL पेपर्स का मुताबिक की बात करें तो उन्होंने जो प्रॉपर प्रोविज़न जो था वो प्रोड्यूसर का कहा गया था। अगर प्रोटेक्शन की बात करें वो सोल्जर की कहा गया था, और लीडरशिप की बात करें तो वो किसको कहा गया था, रूलर का कहा गया था। अगर हम बात करें आइडियल स्टेट क्रिएट करने के लिए प्लाटो ने बोला था प्रोड्यूसर जो है वो क्या कर सकता है, जिसमें हम कह सकते हैं ह्यूमन कैटल, जिसमें कॉपर्स एंड ब्रोंजीन की बात हो रही है, ब्रोंज की बात हो रही है। अगर सोल्जर की बात करें, सोल्जर क्या था, वॉच डॉग की तरह था, जिसमें कर सकते हैं स्लैश करके सिल्वर। अगर रूलर्स की बात करें जिसमें इसका है सेफर्ड गोल्ड। अगर प्लाटो की आइडियालॉजी डिडक्टिव डायलेक्ट्स और एनालिटिक है, इसमें कह सकते हैं प्लाटो को जो फेमस कोटेशन तो उसमें ये कह सकते हैं, आई थैंक्स गॉड आई वॉज बोर्न a Greeks, not barbarians, a free men's and not a slaves, a man's not a woman's, but all that I was born इन द एज ऑफ सॉक्रेट्स। तो वो खुदा का शुक्र गुजार करते थे, वो कहते थे कि मैं ग्रीक्स में पैदा हुआ, फ्री मैन पैदा हुआ, स्लेव नहीं पैदा हुआ, और मैं मैन पैदा हुआ ना मैन पैदा हुआ। और उसके बाद ये कहते थे मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं किसकी एज में, सॉक्रेट्स की एज में बॉर्न हुआ। अगर हम बात करें प्लाटो के जो 3 वर्क की बात करें तो उसके बाद करें तीन वर्क जो थे यूटोपिया जो थॉमस मोर्स 1560 में। अगर हम बात करें तो सिटी ऑफ सन्स कर सकते हैं किसमें, ट्रॉम्स की बात करें 1602। अगर उसके बाद करें द न्यू अल्टेनिक जिसमें फ्रांसिस बेकन थे 1627। अगर हम बात करें क्रिटिक्स ऑफ प्लाटो की बात करें तो उसमें कह सकते हैं एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर, इसमें किसने लिखा था, इसमें कह सकते हैं CM बोर्रा 1933। अगर प्लोटेनिक लीजेंड की बात करें FW फाइट्स 1934। अगर प्लाटो टूडे जो था R.H. क्रॉसमैन 1937 में लिखा गया था। जी जेनिस ऑफ प्लाटो थॉट्स वाइन स्पेयर्स 1914। दी ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमी की बात करें कार्ल पॉपर 1945। अगर हिस्टोरिकल की बात कर रहे हैं तो उसमें कह सकते हैं बैरली ने लिखा था 1954 में। अगर उसके बाद हम बात कर सकें एडमायर कौन हुए थे तो उसमें कह सकते हैं कि सबसे पहले जो थे ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी प्लाटो एंड हिज
स्पीडेक्सर, इसने लिखा था अर्नेस्ट बार्कर ने 1980 में। अगर बात करें लिटरेचर ऑन पब्लिक रिपब्लिक्स ऑफ प्लाटो, इसमें रिचर्ड लेविस ने लिखा था 1929 में। इन डिफेंस ऑफ प्लाटो की बात करें रोलेट हुआ था 1953 में। प्लाटो मॉडर्न एनिमी की बात करें एंड थ्योरीज ऑफ नेचर की बात करें जॉन वाइल्ड 1953। तो नेक्स्ट की बात करें कि प्लाटो के जो इन्फ्लुएंस हुए थे किन किन बुक्स में मेंशन किया था, उसमें कह सकते हैं डी डायलॉग्स ऑफ प्लाटो किसने लिखा था, जोविट ने लिखा था 1902 में। फिलासफी पॉलिटिकल फिलासफी की बात करें प्रोफेसर मैक्सी 1961। उसके बाद दी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स जॉर्ज सिबाइंस 1973। अगर इमाइल की बात करें रूसो ने लिखा था किसका 1762 में। अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं प्लाटो आइडिया जो था स्टेटस ऑफ वुमेन, जिसमें वो इन्फ्लुएंस किससे थे, उसमें कह सकते हैं प्ले कर रहे थे वुमेन्स इन पार्लियामेंट्स। उसके बाद इन्फ्लुएंस ये थे कि कह सकते हैं अरिस्टोपेन्स की वजह से। तो नोटेबल प्लोटिस्ट की बात करें वोलेंटाइन 1694, इसमें कह सकते हैं 1778। नटसे की बात करें 1844 और 1900, उसमें ये कह सकते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल क्रिश्चियनिटी की बात करके। अगर जॉन की बात करें 1819 से लेकर 900 उस 1900। विलियम की बात करें विलियम मॉरिस जो थे 1834 से लेकर 1896, जिसमें इंस्पायर हुए थे प्लाटो को ऑन ह्यूमन एक्सीलेंस। अगर प्लाटो की लास्ट डिस्कशन की बात करें सोक्रेट्स की बात करें तो वो क्राइटो में हुई थी, जिसमें प्लाटो जो थे एब्सेंट थे ड्यू टू इलनेस। अगर हम की कंसेप्ट्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म की बात करें, इसमें किसकी बात हो रही थी, एवरी ऑब्जेक्ट जो था वो परफेक्ट था बियॉन्ड सा फिलासफी वर्ड। अगर फिलासफर किंग की बात करें दी बेस्ट रूल्स इज द फिलासफर की बात हो रही थी। अगर एलोगी ऑफ केव की बात करें ए वे टू अंडरस्टैंड ट्रूथ एंड अलाइनमेंट्स। अगर फेमस वर्क्स की बात करें रिपब्लिक्स, जिसमें आइडियल स्टेट और जस्टिस की बात करें। अगर नमोनिक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि आर जो था रिपब्लिक्स और रूलर्स फिलासफर किंग। अगर हम समरी की बात करें कि इसकी समरी जो कंसेप्ट उसमें ये कह सकते हैं कि थ्योरीज ऑफ फॉर्म थी, जिसमें कह सकते हैं कि हर चीज़ को एक परफेक्ट फॉर्म में होती है जो फिजिकल दुनिया से अलग है। फिलासफर किंग की बात करें अच्छा रूलर वही है जो फिलासफर भी हो। अगर एलोगरी ऑफ केव की बात करें तो उसमें कैसे समझाने का एक तरीका। अगर फेमस की बात करें वो कौन है, रिपब्लिक्स, और रिपब्लिक्स का आर जो फिलासफर। अगर नेक्स्ट थिंकर की बात करें तो उसमें अरिस्टोटल है। इनकी अगर बात करें 384 BC से लेकर 322 BC। फैमिली डिटेल्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि अरिस्टोटल कहाँ पर क्या है, स्ट्रगिया पीपल्स ऑफ प्लाटो। अगर टीचर की बात करें एक्सलेंटर ऑफ ग्रेड्स, इसमें फाउंडर था ल्यूसियम एकेडमी इन्होंने खोली थी। अगर बात करें इसमें कह सकते हैं कि इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, जिसमें कॉन्टेस्टिंग प्लाटोस और आइडियलिज्म की बात करें। अगर उन्होंने जो था लिव इन एथेंस 20 ईयर इन प्लाटो एकेडमी, 12 ईयर जो थे उन्होंने कहाँ पे ल्यूसियम में किया था, उसकी जो अकेडमी थी। अगर हम बात करें इनके जो फादर का नाम क्या कह सकते हैं, नेक्लुमस। उसके बाद कहते हैं फेलिस्ट जो थे अरिस्टोटल के मदर थी। उसके बाद आप कह सकते हैं कि पेरेंट्स की डेथ के बाद अरिस्टोटल के जो केयरटेकर कौन से, उनका आप नाम ये देख सकते हैं। उसके बाद अरिस्टोटल की वाइफ्स, क्योंकि ये नाम जो है डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि हरप्लेस जो थे अरिस्टोटल की सेकंड वाइफ थी मिस्ट्रिस। अगर उसे नेक्लस की बात करें अरिस्टोटल के सन। अगर हम बात करें हेमियस की बात करें अरिस्टोटल के वाइफ की अंकल। तो अगर हम बात करें अरिस्टोटल के वर्क्स और मेजर्स और माइनर्स की बात करें, अरिस्टोटल की राइटिंग 4th सेंचुरी BC में हुई थी, जिसमें मोस्टली 350 से लेकर 320 BC के बीच में। अगर हम फर्स्ट बुक्स की बात करें तो उसमें जो पॉलिटिक्स थी उसमें 350 BC के। अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स जो थी वो 8 बुक्स में थी। जैसे रिपब्लिक थी प्लाटो की वो 10 बुक्स में थी, अगर इसकी बात करें 8 बुक्स में थी। अगर फर्स्ट बुक्स की बात करें तो उसमें इंट्रोड्यूस किया था ट्रीटिस, जिसमें डिस्कस किया था हाउस होल्ड्स, स्लेवरी और नेचर बेसिस ऑफ सोसाइटी। अगर हम बुक सेकंड की बात करें वो एग्जामाइन कर रहा था प्लाटो आइडियल स्टेट्स, इसमें क्रिटी की बात करें अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रपोजल। अगर हम बात करें बुक थर्ड की बात करें वो एक्सप्लेन कर रहा था सिटीजनशिप की और करेक्ट कर रहा था किसको, फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग मोनार्की। अगर हम बुक्स फोर्थ की बात करें वो सर्वे बात कर रहा था किसको, वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कैसे प्रैक्टिकल कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन रेदर देन यूटोपियन। अगर बुक्स फिफ्थ एंड सिक्स की बात करें वो एनालाइज कर रहा था ओलिगेंसी एंड डेमोक्रेसीज। अगर काज की बात करें रेवोल्यूशंस एंड प्रिजर्वेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बुक सेवंथ की बात करें उसका फोकस क्या था, आइडियल स्टेट, जिसमें आउटलाइन की बात करें कंडीशंस द ह्यूमन फ्लोरिश की बात हो रही है, इसमें बेस्ट की बात कर सकते हैं बेस्ट लाइफ्स बोथ सिटीजन एंड स्टेट्स लाइफ ऑफ वर्च्यू एंड रीजन्स। उसके बाद आइडियल्स मस्ट जो था वो प्रॉपर जियोग्राफी, लिमिटेड पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, एजुकेशन जो अपब्रिंगिंग कर रहा था, एसेंट्स फॉर वर्चुअस सिटीजन्स।
अगर हम बात करें बुक 8 की बात करें, वो उसका फोकस किसके ऊपर था, उसमें कह सकते हैं एजुकेशन एंड कल्चर्स। अगर इनकी डिटेल्स की बात करें तो वो क्या वेल अराउंड एजुकेशन की बात कर रहा है, सिस्टम को बिल्ड कर रहा था, मॉरल वर्च्यूज और प्रैक्टिकल विजडम की बात कर रहा है। उसके इंक्लूड की बात की उसमें क्या क्या शामिल थी, उसमें कह सकते हैं म्यूजिक था, फिजिकल ट्रेनिंग थी और इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम। अगर उसके बाद हम बात कर सकते हैं एजुकेशन को कैसे सस्टेन किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट की बनाया था। अगर हम बात करें टुगेदर जो थी बुक्स जो साथ में थी 7th और 8th की थी, वो ब्लू प्रिंट ऑफ आइडियल स्टेट था, जिसमें डिस्क्राइब किया था वर्चुअस सिटीजन्स ऑफ गुड एजुकेशन, सपोर्ट किया था स्टेबल्स एंड पॉलिटी। अगर हम बात करें अदर बुक्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि एथिक्स जो थी 350 BC में लिखी थी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथिक्स जो था 330 BC में लिखा था, और उसके बाद ऑन पॉलिटी ऑफ एथेंस था, ऑन जस्टिस था, ऑन पोइट्स था, ऑन द सॉइल्स, ऑन प्लेजर, ऑन द साइंस, ऑन द स्पेसिफिक ऑफ जीनियस डिडक्शन, उसका डेफिनेशंस, उसके बाद लिटरेचर था पॉलिटिकल थ्योरीज। और उसके बाद हम बात करें द आर्ट्स ऑफ रेटर्स 350 BC और द बात कर सकते हैं पैथोजेंस, उसके बाद ऑन एनिमल डिस्कशन, प्लांट्स मोशंस, ऑन एस्ट्रोनॉमीज, उसके बाद कह सकते हैं प्रॉब्लम्स, ऑन मैग्नेट्स, ओलंपिक विक्टर्स, प्रोब्स एंड द रिवर्स नाइल्स, थ्योरीज ऑफ रेवलेशंस, उसके बाद थ्योरीज ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ क्वेश्चंस, थ्योरीज साइकिल्स ऑफ चेंज और उसके बाद गोल्डन मीन। तो ये 29 जो बुक्स थी वो कह सकते हैं किसकी थी, अरिस्टोटल की थी। इसमें क्वेश्चन आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपको इतना मतलब पता होना चाहिए कि मतलब कि अरिस्टोटल की कौन सी बुक्स थी, उसके बाद प्लाटो की कौन सी थी। अगर हम इसके बात करें एडमायर और फॉलोअर कौन थे, उसमें कह सकते हैं जो फॉलोइंग कर रहे थे किसके, अरिस्टोटल को साल के साथ, उसमें कह सकते हैं सबसे पहले जो पहले थे वो कह सकते हैं पोलर बाइस, इसमें 204 से लेके 122 BC। अगर क्राइसो की बात करें 106 से लेके 43 BC। अगर थॉमस की बात करें 1227 से लेकर 1274 AD। उसकी हम बात कर सकते हैं मर्सियल्स की बात करते हैं 1270 से लेकर 1342 AD। अगर मैकावेली की बात करें 1469 में इनका जन्म हुआ था और 1527 इनकी डेथ हुई थी। अगर जॉन लॉ की बात करें और 1632 से लेकर 1704 AD। अगर टेलर की बात करें 1856 से 1915 AD। उसके बाद सैंडल की बात करें 1952 AD। अगर क्रिटिक ऑफ अरिस्टोटल की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि स्किप्स और स्टोइक्स की बात करें 3 सेंचुरी BC ऑनवर्ड, उसमें कह सकते हैं जस्टिस ल्यूपियस जो थे उसमें कह सकते हैं 1547 से लेकर 1606 AD। उसके बाद चोरन की बात करें 1541 में से लेकर 1603 AD। अगर माइकल की बात करें 1533 से लेकर 1592 AD। अगर बासिंग्रेटियस की बात करें 1583 से लेकर 1645 AD। अगर हॉब्स की बात करें 1588 से लेकर 1679 AD। अगर हम इसके बात करें की कंसेप्ट की बात करें तो उसमें किसकी बात करता है, गोल्डन मीन्स का ये था मॉडर्नेशन इन एवरीथिंग। अगर पॉलिटिक्स की बात करें बेस्ट गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स पीपल्स नीड्स की बात करें। अगर वर्च्यू ऑफ नीड्स की बात करें, वर्च्यूज ऑफ एथिक्स की बात करें, वो किसकी बात कर रहा था, गुड पीपल्स प्रैक्टिस वर्च्यूज की। अगर फेमस की वर्क्स की बात करें नेकोलमस की बात हुई जिसमें एथिक्स प्रिंसिपल ऑफ गुड लाइफ की बात करें। अगर नमोनिक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं एन जो था वो कह सकते हैं कि नमोनिक्स इन नाइस पीपल लाइफ। तो उसके बाद हम बात करें कंसेप्ट की बात करें गोल्डन मीन्स की हर जगह में मॉडर्नेशन की बात करें। पॉलिटिक्स की बात करें वो बेस्ट गवर्नमेंट्स की बात करें जो लोगों की ज़रूरत को समझे। अगर वर्च्यू की बात करें अच्छे इंसान वर्च्यू को प्रैक्टिस करते हैं। अगर फेमस वर्क्स की बात करें उसमें कह सकते हैं कि एथिक्स जो था अच्छे जीवन की प्रिंसिपल। अगर नमोनिक्स की बात करें एंड फॉर नाइस लाइफ जिसमें अच्छा जीवन। जो नेक्स्ट हमारे फोर्थ थिंकर्स थे उसमें हम बात कर सकते हैं मैकियावेली थे, कब पैदा हुए थे 1469 में पैदा हुए थे और 1527 में इनकी डेथ हुई थी। ये इटालियन जो थे वो पॉलिटिकल थिंकर थे और डिप्लोमेट थे और हिस्टोरियन थे, और इसमें कह सकते हैं ये इनको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। अगर हम इनके फेमस की बात करें तो वो किसकी बात कर रहे थे, सेपरेटिंग पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स, और इम्फाइज कर रहे थे प्रैग्मेटिज्म और स्टेट क्राफ्ट की बात कर रहे थे। अगर इसके अलावा उसके हम एनालाइज की बात करें उसमें किसकी बात की क्वालिटी क्या थी, उसमें कह सकते हैं पावर थी, लीडरशिप थी और स्टेट सर्वाइवल रैदर देन आइडियलिज्म की बात करते थे। अगर हम इनके की वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं द प्रिंसिपल जो था सेकंड्स की बात करें द प्रिंस सेकंड प्रिंसिपल 1530 जिसमें किसकी बात कर रहे थे,
गाइड्स फॉर रूल्स एंड एक्वायर्स एंड मेंटेनिंग पावर। अगर डिस्कोर्स ऑफ लिवी की बात करें तो उसमें कब मतलब हुई थी 1517 में। इसमें कह सकते हैं एनालाइज कर रहा था रिपब्लिक्स एंड पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशन की बात करें। दी आर्ट्स ऑफ वार जो थी 1521 में हुई थी, इसमें फोकस ये था मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड सिटीजन्स आर्मी की बात हो रही थी। अगर हम बात कर सकते हैं फोर्थ बुक की बात कर सकते हैं तो उसमें फ्रंटाइन जो थी हिस्ट्री की बात करें 1532 में, जिसमें हिस्ट्री ऑफ फॉरेंस हाईलाइट कर रहा था पॉलिटिकल लेसन। अगर उसके बाद हम बात करें फिफ्थ बुक की बात करें दी मैट रे की बात हो रही है तो उसमें कह सकते हैं 1580 में, जिसमें ये प्ले कर रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था ह्यूमन कर्निंग्स एंड पॉलिटिकल इंटीग्रिटी। अगर उसके बाद हम की कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहला कंसेप्ट ये था कि इसकी बात कर रहा था रियलिज्म इन पॉलिटिक्स। इसमें ये कह रहा था कि पॉलिटिक्स जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रही थी फ्रॉम मॉरलिटी को, लीडर जो क्या कर रहे थे मे नीड्स टू एक्ट कर रहे थे इमोरली फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्टेट। अगर उसके बाद वर्च्यू एंड फॉर्चूनों की बात करें, इसमें वर्च्यू जो थे वो स्किल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी, बोर्डनेस ऑफ रूल्स की बात हो रही थी। अगर हम बात करें फॉर्चून की बात करें, उसमें लॉ ऑफ सर्कमस्टांस रूल्स मस्ट बी अडॉप्ट टू चेंजिंग सिचुएशन। अगर उसके बाद हम बात करें द एंड ऑफ जस्टिस द मीन्स की बात करें, उसमें ये कहा गया था कि जो रूलर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे, सर्व कर रहे थे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात करें। अगर पावर और स्टेबिलिटी की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि मेंटेन कर रहा था पावर इज मोर इंपॉर्टेंट स्टेट बिकन्स मॉरली गुड। तो उसमें ये कहा गया था जो पावर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है मॉरली गुड्स के लिए। उसमें ये कहा गया था फियर जो है मोर रियलेबल था, जिसमें कह सकते हैं टूल था किसके लिए, लव फॉर कंट्रोलिंग सब्जेक्ट बट अवॉइड्स हेट्रेड। उसमें रिपब्लिक वर्सी प्रिंसिपलिटी की बात करें तो उसमें कह सकते हैं इन जो उनकी बुक्स थे इन डिस्कोर्स ऑन लिविस मैकवली ने प्राइज किया था रिपब्लिक फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। और उसके बाद कह सकते हैं जो इनकी बुक्स थे द इन द प्रिंस, उसमें ये फोकस किया था पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल रूलर्स। अगर उसके बाद सिक्स बुक्स कंसेप्ट की बात करें वो सिटीजन आर्मी की बात कर रहे थे, जिसमें प्रोफेशनलिस्ट की बात हो रही है, जिसमें अनरियलेबल सिटीजन को, फाइटिंग्स को, स्टेट्स को, एसिनेट की बात करें। अगर हम फेमस कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं इट इज़ बेटर टू बी फेयर देन लव इफ़ यू कैन नॉट बी बोथ द एंड जस्टिस द मीन्स। उसके बाद कह सकते हैं अ वाइज रूलर्स नेवर टू कीप फेथ व्हेन द डूइंग्स सो इट वुड बी अगेंस्ट इंटरेस्ट। अगर लास्ट कोटेशन की बात करें पॉलिटिक्स हैज़ नो रिलेशन टू मॉरल्स। अगर हम बात कर संग लेगेसी और इन्फ्लुएंस की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि फाउंडेशन किसकी बात करें, रियल पॉलिटिक्स की बात हो रही थी और मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट की बात करें। और इन्फ्लुएंस की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि लिब्स थे, होप्स थे, रूसो थे और वेबर थे। उसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उन्होंने जो प्राइज किया था रियलिज्म को क्रिटिसाइज किया था, तो उसके ऊपर जो था क्राइसिस और उसके बाद एमोरलिटी की बात की थी। अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो उसमें किसकी बात हो, रियल पॉलिटिक्स की बात है, इसमें पॉलिटिकल पावर और स्टेट क्राफ्ट की बात हो रही थी। अगर लीडरशिप की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि लीडरशिप कैसे मेंटेन पावर को करेगा। अगर फेमस वर्क की बात करें तो वो दो प्रिंसिपल थी। अगर कंसेप्ट्स की बात करें तो उसमें ये कहा गया था पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट इन पॉलिटिकल एक्सेप्ट्स की बात की थी, जो प्रिंस था वो रूलर्स को पावर मेंटेन करना। अगर फेमस वर्क की वही हमने बात की थी, प्रिंस जो सेकंड्स की बात हो रही है, प्रिंस जो था पी फॉर पावर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में मतलब ज़रूर मतलब यही जो एग्ज़ाम में आता है वो बुक्स आती हैं, कोटेशन वगैरह आती है और फिर उनका कंसेप्ट आता है। अगर उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट शंकर जी जो होप्स है 1588 में इनका जन्म हुआ था और 1679 में इनकी डेथ हुई थी। अगर बात करें ये जो था इटालियन थे, पॉलिटिकल थिंकर से और डिप्लोमेट और हिस्टोरियन की बात करें। अगर इनको अभी क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा जाता था, जिसमें किसकी बात कर रहे थे, पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स और किसकी बात, प्रेगमेटिज्म की बात करें। इसको पावर्स, लीडरशिप और स्टेट सर्वाइवल रैदर देन आइडियलिज्म की बात कर रहे थे। तो इसके बाद वही बुक्स वगैरह थी, इसमें आप देख सकते हैं। अगर फेमस कोटेशन की बात हो रही है, अगर इनके कंसेप्ट्स की बात करें तो किसकी बात हो रही है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, लोग अपनी की बात करें, लोग अपने आज़ादी स्टेट को देते थे पीस के लिए। 11th की बात करें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, ज़रूरत की एनर्जी को रोकने के लिए। अगर फेमस कोटेशन की बात करें 11th की बात है स्टेट और सोसाइटी का स्ट्रक्चर। अगर नमोनिक्स की बात करें 11th जो एल्फरला, जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी की बात कर रहे थे। अगर उसके बाद हम बात करें लॉक की बात करें, जॉन लॉक की बात करें 1632 में इनका जन्म हुआ था, 1704 में इनकी डेथ हुई थी। अगर की कंसेप्ट्स की बात करें नेचुरल राइट्स, इसमें लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को बिलोंग करते थे ऑल। उसके बाद कैसे थे, गवर्नमेंट रूल का ये था कि प्रोटेक्ट करना दीज राइट्स। और फेमस वर्क की बात करें कौन सा था, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट्स।
अगर मोनिक्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं टीफा ट्रीटाइज, जिसमें ट्रीट कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे राइट्स को। अगर कंसेप्ट्स की बात करें, नेचर राइट्स की बात करें, जिसमें लिबर्टी, प्रॉपर्टी का अधिकार की बात करें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, गवर्नमेंट के पर्पज़ जो राइट को प्रोटेक्ट करना। अगर हम बात करें की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले ये था कि सोसाइटी, स्टेट को, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, अच्छे से संभालना चाहिए, उनके बीच में डिफरेंस वगैरह करके कोई भी उसको ठीक करना चाहिए। उसके बाद फॉर्मुलेट कर रहे थे, डॉक्ट्रिन कर रहे थे नेचर राइट्स में, जिसमें किसकी बात हो रही थी, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की। अगर उसके बाद एडवोकेट जो सुपरमेंसी की बात करें कम्युनिटी की, वो इन्फ्लुएंस से किससे, जे रूसो से। इसमें हम कह सकते हैं थ्योरी ऑफ जर्नल विल की बात हो रही थी। उसके हम बात कर सकते हैं एसेट की बात करें, सॉवरेनिटी पावर, सोसाइटी की बात हो रही कम्युनिटीज़ की। उसके बाद हम कह सकते हैं रूसो की बात करें, सॉवरेनिटी परमानेंट रिसाइड्स इन कम्युनिटीज़ की बात हो रही थी। उसके बाद हम कह सकते हैं राइट टू रिवॉर्ड की बात करें, अमेरिका एंड फ्रांस की बात हो रही थी। उसके बाद हम कह सकते हैं इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता था, जिसमें हम कह सकते हैं पीपल्स आर द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी। अगर उसके बाद हम बात करें लेबर थ्योरीज की बात करें, इन्फ्लुएंस से किससे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स और मार्क्स की बात करें। अगर हम एडवोकेट की बात करें, नोट इन नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गॉड्स ऑफ रिलीजन्स इन द स्टेट अफेयर्स। अगर रिकार्ड की बात करें, उसमें फादर ऑफ मॉडर्न एम्पेरिकलिज्म की बात हो रही थी, जिसमें हम कह सकते हैं रूसो और अयार। अगर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जो इसका फेमस कंसेप्ट है, उसमें कह सकते हैं तबला रसा, जिसमें हम बैक कह सकते हैं माइंड्स एज अ ब्लैंक स्लैट, जिसमें शेप की थी एक्सपीरियंस। अगर 12th पॉइंट की बात करें, गवर्नमेंट बेस जो थी वो कैसे है, कॉन्सेंट ऑन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर उसके बाद हम बात करें इनके जो फेमस वर्क्स थे, तो उसमें कह सकते हैं द ट्रिक्स ऑफ गवर्नमेंट 1660, जो एसे था लॉ और नेचर का कब लिखा गया था, लैटिन में 1664 में। और एसे जो था वो कंसर्निंग करेंट टॉलरेंस की बात करें 1667 में, और सम कंसिडरेशन जो था लॉरिंग्स ऑफ इंटरेस्ट की बात करें 1668। अगर उसके बाद राइजिंग्स द वैल्यूज ऑफ मनी की बात करें 1668, और ऐसे जो कंसर्निंग कर रहा था ह्यूमंस अंडरस्टैंडिंग की बात करें, जो ह्यूमंस की बात करें अंडरस्टैंडिंग 1679, और बैंड किया था इन ऑक्सफोर्ड, कब किया था, इन कॉलेज। अगर उसके बाद जो उनका बुक्स और फेमस वर्क की बात करें, सेवन जो था ए लेटर ऑफ टॉलरेशन 1689, सेकंड लेटर ऑन टॉलरेशन की बात करें 1691, थर्ड की बात करें, थर्ड लेटर टॉलरेशन की बात करें 1691, जिसमें कह सकते हैं रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म किया था, किसके बात करें, बाय जॉन्स प्रोस्ट। अगर उसके बाद 10th की बात करें, द सम्स थॉट जो एजुकेशन था 1693। जो नेक्स्ट थिंकर जो हैं वो जे रूसो हैं, 1712 में इनका जन्म हुआ था और 1778 में इनकी डेथ हुई थी। अगर हम इनके की कंसेप्ट्स की बात करें तो सबसे पहले वो जनरल विल की बात करता था, जिसमें वो कहते थे कि फॉलो करना है कॉमन इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। इसमें ट्रू फ्रेंड ऑफ फ्रीडम की बात करते और बोइंग कर रहा था लॉ बनाने के लिए, वी मेक्स आवर सेल्फ। अगर बेसिक फीचर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो मैं किसकी बात करें, इंडिविजुअल जो था वो सरेंडर कर रहा था आवर राइट्स इन सोसाइटी। उसके बाद हम बात करें जो राइट्स था जिसमें सरेंडर कर रहा था एंड इंडिविजुअल्स की बात करें, जिसमें बॉडी विच इंडिविजुअल इज पार्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कह सकते हैं ओरिजिनेटिंग सोसाइटी, जिसमें इंडिविजुअल जो था फार्मर्स कलेक्टिव होल की बात करें। अगर हम बात करें इसके जो व्यू ऑफ जर्नल विल्स और इसकी टाइप्स की बात करें, सबसे पहले बात करें एक्चुअल विल। एक्चुअल विल क्या थी, जिसमें किसकी बात हो रही, सेल्फिश की बात हो रही थी, जिसमें जो फोकस था वो इंडिविजुअल का था, वो खुद का था, मतलब हम बात कर सकते हैं डिज़ायर की बात हो रही। अगर मोटिवेशन की बात करें, ये सेल्फ इंटरेस्ट की बात करें और ये अनस्टेबल था। अगर हम रियल विल की बात करें तो इसमें क्या किसकी बात हो रही थी, नोबल की बात हो रही थी, हायर की बात हो रही, सुप्रीम की बात हो रही, और कंसीडर किसके लिए थे, वेलफेयर फॉर ऑल। उसमें हम बात कर सकते हैं मोटिवेशन ये था कि कलेक्टिव करना, कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात हो रही, ये स्टेबल था। अगर जो लास्ट जनरल विल की बात करें, इसमें रियल विल की बात हो रही थी, फॉर साइड्स ऑफ इंडिविजुअल, इसमें किसकी बात हो रही थी, एक्ट ऑफ रीजन फॉर कलेक्टिव गुड्स, और ये स्टेबल भी था। अगर हम बात करें एट्रीब्यूट जो जनरल विल का था, इसमें सबसे पहले किसकी बात हो रही थी, इंडिविजुअल, जिसमें कह सकते हैं कि लाइफ और पर्सनैलिटी की बात हो रही थी, जिसमें कह सकते हैं इंडिविजुअल इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। अगर नॉन रिस्पेक्ट की बात करें, रिप्रेजेंटेबल्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि यू कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एनीवन एल्स। उसके बाद हम बात करें फोर्थ की बात करें, सुप्रीम की बात करें, उसमें ये कहते थे कि नो बॉडी कैन बी रिफ्यूज टू बाई इट्स, उसमें कह सकते हैं रिफ्यूज़ का रहता है। और बैंक जर्नल्स शाल कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डू, उसमें ये कह सकते हैं होल बॉडी जो थी वो क्या कर रही थी,
फोर्स कर रही थी। इसमें रेशनल वर्सेस नॉन रेशनल की बात हो रही थी, इसमें इंडिविजुअल डिवाइड हो रहा था, इसमें रेशनल्स की बात हो रही थी। अगर सिंगल और इनलाइंसेबल की बात करें, कैन नॉट बी डिवाइडेड आर ट्रांसफर, उसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात हुई। अगर हम बात करें रूसो और सवरेंटी की बात करें, जो सवरेंटी जो थी वो किसके लाए, जो थी कम्युनिटीज इन एज अ होल, जिसमें पावर रिसेट कर रहे थे विद पीपल कलेक्टिव। जो ऑथोरिटी थी वो सवरेंटी जनरल विल्स हैज़ नो लिमिटेशन। इसमें डिफरेंस की बात करें, होप्स की बात करें, इसमें कह सकते हैं रूलर्स सिंगल रूलर थे, जिसमें वाइल्स रूसो जो थे कि एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी कोलेक्टिव इन पीपल्स की बात करें। अगर हम इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल और सोशल वर्क्स थे। तो सबसे पहले बात करें, हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस हेल्प टू प्योरिटी मॉरल जो था 1740, द ओरिजिन एंड फाउंडेशन इनइक्वालिटी 1745, इंस्टीट्यूशन पॉलिटिक्स की बात करें 1744, डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट 1750, डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन्स ऑफ इनइक्वालिटी 1755। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, ली जो ला था उसमें कह सकते हैं 1761 थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट 1762, इमाइल ट्रीटीज ऑफ एजुकेशन की बात करें 1762। उसके बाद कन्फेशन बैक ऑफ नेचर की बात हो रही है। उसके बाद जो 10th बुक थी प्रोजेक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें 1764, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ पोलैंड 1772, लेटर फ्रॉम मॉन्टेन की बात हो रही है कब 12। फिर नेक्स्ट हम बात करें वर्क ऑन पीस इन यूरोप, जिसमें हम बात कर सकते हैं इसकी बात रही है, जिसमें कैसे साइन 1632, उसमें ऐसे टू वर्ड्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर पीस की बात करें, यूरोप की बात करें पेन। उसके बाद कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट हो रहा है मेकिंग पीस परसुएशन इन यूरोप 1730। उसके बाद करें लास्ट पीस थ्रो फेडरेशन ऑफ यूरोप 1774 रूसो। उसके बाद कह सकते हैं जो कहते हैं परसुएशन पीस 1795 कंट। और उसके हम बात कर सकते हैं 6 की बात करें प्लान फॉर यूनिवर्सल, जिसमें बात हो रही है किसके बाद, जो पीस थी 1789 बेंथम। अगर इनके कंसेप्ट की बात करें तो किसकी बात हो रही थी, जनरल विल्स, जिसमें किसकी बात हो रही है सोसाइटी के कॉमन इंटरेस्ट का फॉलो करना। उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, ट्रू फ्रीडम्स तब है जब हम अपनी मर्जी से लॉ फॉलो करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ट्रू फ्रीडम तब है जब हम अपनी मर्जी से फॉलो करते हैं। अगर फेमस वर्क की बात करें तो उसमें कह सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पॉलिटिकल थ्योरी और सोसाइटी का स्ट्रक्चर। अगर नमोनी की बात करें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एज फॉर सोसाइटी। हमने होप्स का पढ़ा था, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो हमने दोबारा से इसको ठीक किया है। तो उसमें कह सकते हैं 1588 में इनका जन्म हुआ था और 1679 में इनकी डेथ हुई थी। अगर नेशनलिटी की बात करें वो किसकी थी, उसमें कह सकते हैं कि इंग्लिश फिलासफर थे और पॉलिटिकल थिंकर से, और फेमस किसके कहा गया था, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करें। अगर इसके लाइफ स्पैन की बात करें वो कहाँ पैदा हुआ था, इंग्लैंड में पैदा हुए थे, और उन्होंने स्टडी कहाँ थी, ऑक्सफोर्ड में की थी, और उसके बाद ट्रांसलेट वर्क किया था, तो उसमें कह सकते ट्रांसलेट वर्क भी किया था। अगर उसके हम बात कर सकते हैं कि वो लीड हुए थे सिविल वार्स में 1642 से लेकर 1651 में, जिसमें उन्होंने शेप किया था पॉलिटिकल थॉट, और डाइड कब होते 1679 में, कब कौन सी एज में, 91 एज में। अगर हम उसके बाद बात करें स्टेट नेचर की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं नेचर कंडीशन जो ह्यूमनिस्ट, इसमें वार किसकी बात की, अगेंस्ट फॉर ऑल्स। उसके हम ये कह रहे थे कि लाइफ जो है वो क्या किसकी पॉसिबिलिटी, पुअरनेस, ट्रिब्यूशन एंड शॉर्ट्स की बात कर रहे थे। इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा गया था कि पीपल सरेंडर कर रहे थे देयर नेचर राइट्स, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, और उसके बाद स्टेट ऑर्डर, उस सेफ्टी ऑर्डर। अगर 11th की बात करें तो उसमें सिम्बल्स ऑफ आवर पावर, स्टेट सॉवरेनिटी जो थी, मॉरल गॉड्स की बात है। अगर सवरेंटी की बात करें तो उसमें जो एब्सोल्यूट की बात थी अनडिवाइडेड होगी, अनलिमिटेड प्रिवेंट चॉइस की बात हुई। अगर मटेरियलिज्म की बात करें, ह्यूमनिज्म की, ह्यूमन जो था ड्राइव कर रहा है सेल्फ इंटरेस्ट फॉर द डेथ, उसके बाद डिजायर फॉर पावर। अगर राइट्स फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात करें, जिसमें कह सकते हैं कॉमनवेल्थ की बात हो रही थी, इंडिविजुअल कीप्स राइट टू प्रोटेक्ट देयर ओन लाइफ। उसके बाद रिलीजन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं शुड बी सबऑर्डिनेट्स, जिसमें स्टेट ऑफ मेंटेनेंस की बात है, मेंटेनेंस एंड पीस। तो अगर हम इनके वर्क्स की बात करें तो जो डी सिविल था 1642, 11th की बात हो रही है, जिसमें ऑन दी मैटर फॉर्म्स ऑफ पावर कॉमनवेल्थ की बात हो रही है, और सिविल्स की कब हुआ था 1651 में। और उसके बाद डी क्रॉप्स की बात करें 1655, इसमें फिलासफी और फिजिक्स की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें फोर्थ जो बुक्स वर्क्स था या बुक्स कह सकते हैं, उसमें कह सकते हैं दी ह्यूमैन्स, जिसमें 1658 ऑन ह्यूमन नेचर। अगर उसका मौत की बात करें 1688 में,
जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश सिविल वार की बात हुई। उसके बाद 6th की बात करें ट्रांसलेट ह्यूमर्स, जिसमें किसकी बात हो रही थी, अलाइड्स एंड ओडिसी इनटू इंग्लिश। अगर उसमें हम बात करें नेक्स्ट की बात करें जो व्हाई द होप्स मैटर की बात करें तो उसमें कह सकते हैं गिव सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ स्टेट, जिसमें बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड सेपरेट हुआ था पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स और रिलीजन्स। उसके बाद प्रोवाइडेड किया था फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसमें लेटर अडेप्ट हुआ था बाय लॉ की बात हुई थी रूसो की। उसके पाइन हुआ था स्टेट्स एंड आर्टिफिशियल पर्सन, इसमें लिविंगस्टन। अगर उसके बाद हम क्विक ट्रिक रिमेंबर की बात करें तो उसमें कह सकते हैं होप्स जो कह सकते हैं ह्यूमन ओरिजिनलिटी की बात हुई थी, जिसमें ब्रिचुअल बिंग्स एक्सटर्नल सवरेंटी, इसमें इजी नमोनिक फॉर स्टेट्स नेचर सवरेंटी की बात हुई। अगर कंसेप्ट की बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसमें लोग अपनी मर्जी से स्टेट को दे सकते थे पीस के लिए। तो लेविंथन की बात करें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, जिसमें ज़रूरी है अनार्ची का रोकने के लिए। अगर फेमस वर्क की बात करें लेविंथन था, जिसमें स्टेट और सोसाइटी का स्ट्रक्चर की बात हो रही थी। अगर लेविंथन की बात करें ला स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, लॉ हमने पढ़ लिया है अभी। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें रूसो भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट जो हमारा थिंकर्स है 8 थिंकर्स है हीगल्स था, ये कहाँ पैदा हुआ है, जर्मन आइडियलिज्म में पैदा हुए थे। कब हुए थे, 1780 में पैदा हुए थे, उसमें 1831 में गिरा थी। अगर इनके वर्क्स की बात करें तो उसकी से इन्फ्लुएंस हुए थे, उसमें कह सकते हैं मार्क्सिज्म से हुए थे, पॉलिटिकल थ्योरी, हिस्ट्री एंड फिलासफी। अगर इसके फेमस की बात करें डायलेक्ट्स मेथड था, जिसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ आइडियाज़ की बात की थी। अगर हम बात करें की वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं फिनोमोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1807, जिसमें डेवलपमेंट की बात हुई थी, कॉन्शियस, उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन इन हिस्टोरिकल प्रोग्रेस की बात करें। अगर साइंस एंड लॉजिक की बात करें 1812 में पैदा बुक लिखी गई थी, 1860 में उसमें कह सकते हैं एक्सप्लेन किया था स्ट्रक्चर ऑफ थॉट, जिसमें बिंग्स और लॉजिक की बात की थी। अगर नेक्स्ट की बात करें फिलासफी ऑफ साइंस जो थी 1817 में, इसमें कॉम्प्रेस सिस्टम्स ऑफ फिलासफी की बात की थी। उसके बाद हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ फिलासफी ऑफ राइट्स की बात करें 1821 में, जिसमें बात करें की पॉलिटिकल वर्क्स और एथिक्स लॉ स्टेट ऑफ फ्रीडम की बात की थी। अगर फिलासफी ऑफ किंग की बात करें 1831 में, जिसमें कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ रेशनल प्रोसेस रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम। अगर की कंसेप्ट की बात करें डायलेक्ट्स मेथड्स की, जिसमें कह सकते हैं प्रोसेस हुआ डेवलपमेंट्स थ्रो थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस बात हुई थी, जिसमें कन्फ्लिक्ट हुआ था, क्या बात कर सकते हैं प्रोग्रेस की बात हुई थी, अप्लाइड टू हिस्ट्री की बात हुई थी, सोसाइटी की एंड आइडियाज़ की बात करें। अब्सोल्यूट आइडियलिज्म की बात करें उसमें रियलिटी की बात हुई थी, जिसमें नेशनल एंड स्पिरिचुअल की बात हुई थी, जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन स्पिरिट की बात हुई थी। अगर हम बात करें इंडिविजुअल सोसाइटी की बात करें एक्सप्रेशन ऑफ वर्ल्ड स्पिरिट गेस्ट की बात हुई। फ्रीडम्स ऑफ स्टेट की बात करें ट्रू फ्रीडम्स रिलेटेड हुआ था एथिक्स लाइफ थ्रू फैमिली सिविल सोसाइटी एंड स्टेट। उसके हम बात करें स्टेट और सुप्रीम एथिक्स की बात हुई, जिसमें मोरल इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करें। अगर हम बात करें सिविल इंटरेस्ट वर्सेस स्टेट की बात करें, सिविल सोसाइटी की बात करें, जिसमें स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट था, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात होती थी। अगर हम बात करें स्टेट की तो उसमें एथिक्स किसकी बात है, एथिक्स लाइफ्स की और यूनिवर्सल इंटरेस्ट की बात करें। अगर बात करें इंडिविजुअल फाइंड कर रहा था किसकी फ्रीडम्स ऑफ बाइंग्स रेशनल लॉ ऑफ स्टेट। अगर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें उसमें कह सकते हैं हिस्ट्री जो थी रेशनल प्रोग्रेसिव था, जिसमें लीडिंग कर रहा था रियलाइजेशन ह्यूमन फ्रीडम, और कॉन्फ्लिक्ट किसका कॉन्ट्रडिक्शन ड्राइव्स हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। अगर फेमस कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि द रियल्स इन रेशनल्स, उसके बाद रेशनल इन स्टील्स की बात हुई थी। उसके बाद हम बात करें फ्रीडम जो थी उसमें स्पिरिचुअल्स कर रहा था, किसके रियलाइज कर रहा था थ्रू एथिक्स लाइफ। उसके बाद नेक्स्ट कोटेशन की बात करें द स्टेट्स इज द मार्च ऑफ गॉड्स इन द वर्ल्ड। अगर लीगेंसी और इन्फ्लुएंस की बात करें कि कौन कौन इनसे इन्फ्लुएंस हुए थे, इन्फ्लुएंस किससे हुए थे, वो कह सकते हैं मार्क्स ही हुए थे और इन्वेंटेड हुआ था हीगल आइडियलिज्म इनटू मेटलिज्म। अगर इम्पैक्ट्स की बात करें पॉलिटिकल थ्योरीज फिलासफी और हिस्ट्री की बात हो रही थी एंड एथिक्स। अगर ये प्रोवाइड्स की बात करें स्टेट लॉ और फ्रीडम्स की बात करें इंस्पायर हुए थे सोशलिज्म कम्युनिज्म आइडियलिज्म्स और फिलासफी। अगर बात करें कि कंसेप्ट की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि डायलेक्सिस था, जिसमें थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस के बाद एक एब्सोल्यूट स्पिरिट की बात करें हिस्ट्री जो थी वो रेशनल प्रोसेस थी। अगर फेमस वर्क की बात करें फ्रीमोलॉजी ऑफ स्पिरिट थी। अगर नमोनिक्स की बात करें जो उसमें कह सकते हैं जो था फिनोमोलॉजी जो क्या करें प्रोसेस था कि डायलेक्ट था। अगर कंसेप्ट जो डायलेक्ट की बात करें थेसिस एंटीथेसिस प्रोग्रेस। अगर एब्सोल्यूट स्पिरिट की बात करें हिस्ट्री जो थी एक रेशनल प्रोसेस है। अगर फेमस वर्क्स की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कॉन्शियस और रियलिटी डेवलपमेंट का करने का। अगर उसके बाद 9 थिंकर्स की बात करें
तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट थी, 1759 में इनका जन्म हुआ था, 1797 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक इंग्लिश फिलासफर थे और एक अर्लीस्ट फेमिनिस्ट थी, ठीक है। तो ये एडवोकेट किसकी बात कर रहे थे, वुमेन्स राइट्स की बात कर रहे थे, एजुकेशन की बात कर रहे थे और सोशल इक्वलिटी की बात कर रहे थे वुमेन्स की। और ये कंसीडर किसको कहा गया था, मॉडर्न फेमिनिज्म इनको कंसीडर किया गया था, ठीक है, किसको, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। अगर हम इनके बुक्स की बात करें तो कह सकते हैं अवेंडिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन 1790, ये आप जो बुक्स हैं ये आप पढ़ सकते हैं क्योंकि एग्जाम में इनके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये किसकी बात करें, क्रिटिक ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड हेरिडिटी प्रिविलेज की। उसके बाद सेकंड बुक्स की बात करें दी वेंडिनेशंस जो थी राइट्स ऑफ वुमेन 1792 में। अगर इनके फेमस की बात करें, फेमस वर्क जो था वो वुमेन्स एजुकेशन और इक्वलिटी की बात की थी। अगर थर्ड बुक्स की बात करें, एक हिस्टोरिकल्स मॉरल व्यूज ओरिजिन्स एंड प्रोग्रेस फ्रेंच जो थी रेवोल्यूशन था 1794 में लिखा था गया था। इसमें एनालिसिस किया था किसका, रेवोल्यूशन एंड सोशल चेंज। अगर फोर्थ बुक की बात करें दी रोंग्स ऑफ वुमेन 1788 में, जिसमें फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ सोशल ऑपरेशन की बात की थी। अगर हम की कंसेप्ट्स की बात करें, इक्वलिटी जो थी किसकी भी सेक्सेस की, जिसमें कह सकते हैं वुमेन्स जो थी नेचुरली इंटरफेयर थी सोशल नॉर्म्स और लेक ऑफ एजुकेशन लिमिट देम। उसके हम बात करें एजुकेशन फॉर वुमेन की बात की थी, जिसमें इन्होंने एडवोकेट किया था एजुकेशन वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने फुली इन सोसाइटी। उसके हम बात कर सकते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात की थी, जिसमें वुमेन्स शुड बी सिविल लिबर्टी, वोटिंग राइट्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स की बात की थी। अगर क्रिटिक ऑफ पैटर्जी की बात करें, उसमें ये कहा गया था कि बोथ मैन एंड वुमेन जो थे क्या लिबरलिज्म बेनिफिट सोसाइटी एज होल। अगर हम फेमस वर्क की बात करें, फेमस कोटेशन की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं आई डू नॉट विश देम वुमेन्स टू हैव पावर्स अवर मेन बट अवर देमसेल्फ। सेकंड कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फीमेल्स माइंड बाय इनलार्जिंग इट एंड देयर विल बी एंड टू ब्लाइंड ओबीडियंस। अगर लीगेंसी की बात करें तो उसमें कह सकते हैं ये किससे हुए थे, फाउंडर किसका हम कह सकते हैं मॉडर्न फेमिनिस्ट की बात हो रही है, वही इन्फ्लुएंस थे जे.एस. मिल से, उसके बाद साइमन डी ब्रेयर से। उसके बाद हम बात कर सकते हैं जो इनका आइडिया था ग्राउंड वर्क का, उसमें जेंडर इक्वलिटी मूवमेंट्स और वाइड्स की बात थी, वर्ल्ड वाइड। इसमें हम बात करें कि कंसेप्ट की बात करें, सबसे पहले वो वुमेन इक्वलिटी की बात कर रहे थे, जिसमें राइट ऑफ एजुकेशन और राइट्स, इक्वल राइट्स की बात करें। अगर पैटर्जी की बात करें, चैलेंजिंग कर रहे थे ट्रेडिशनल नॉर्म्स को। फेमस की बात की, फेमस वर्क जो उनका था वो कह सकते हैं अवेंडेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन्स। अगर नमोनिक्स की बात करें, वी वेंटिनेशन जो था वाइस वुमेन्स रिजेक्ट की बात हुई थी। अगर कंसेप्ट की बात करें, वुमेन्स राइट्स, जिसमें वुमेन्स की एजुकेशन और इक्वल्स राइट का मिलना चाहिए। अगर वेंटिनेशन की बात करें, वुमेन्स रोल्स रीडिफाइन करना। अगर फेमस वर्क की बात करें तो उसमें कह सकते हैं अवेंडेशंस ऑफ राइट्स वुमेन्स, वुमेन राइट्स और एजुकेशन। अगर नमोनिक्स की बात करें, वेटिनेशन जो था वी फॉर वाइस वुमेन्स राइट। अगर नेक्स्ट थिंकर की बात करें, 10th थिंकर जर्मनी बेंथम थे, 1748 से लेके 1832। इसके हम फेमस वर्क्स की बात करें, द फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑन गवर्नमेंट 1776। इसमें जो इंटरनेशनल बात करें तो इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स लिगेशन जो था 1789। अनार्चिज्म फैलसिस की बात करें 1791। अगर डिस्कोर्स ऑन सिविल्स एंड पेनलाइजेशन की बात करें 1802। उसका इंडायरेक्ट लेजिस्लेशन की बात करें 1802। उसके बाद थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड की बात करें 1811। ट्रीटिसाइज ऑन जुडिशियल एविडेंस 1830। अगर पेपर्स ऑन कोडिफिकेशन एंड पब्लिक इंस्ट्रक्शन की बात करें 1870। प्लान फॉर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1870। चर्च ऑफ इंग्लैंडिज्म 1880। द बुक्स ऑफ फैलसिस की बात करें 1824। उसके बाद जो लास्ट बुक्स की बात करें, रेशनलाइज ऑफ एविडेंस 1827। अगर हम बात करें इनके जो की आइडियाज थे, वो कंट्रीब्यूशन ये थी, उसको हम कह सकते हैं ये कि इनकी फाउंडर क्या था, मॉडर्न यूटिलिज्म, जिसमें प्रिंसिपल ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर कहा गया था, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर किस थिंकर्स ने कहा गया था, ठीक। तो उसको आप कह सकते हैं जर्मनी बेंथम। अगर हम बात करें जो डेवलप हुई थी तो उसमें किसकी बात हो रही है कि बात कर सकते हैं फेलिकी कल्कस। उसके बाद हर्नेस्ट कल्कस जो मेथड था मेजर कर रहा था प्लेजर्स एंड पेन्स को कंसीडर कर रहा था फैक्टर्स को। उसमें ये कहा गया था ड्यूरेशन की बात हो रही थी। और उसके बाद एक्सटेंड जो था और एडवोकेट की बात करें, किसकी बात है, बिग ब्रदर सुपरवाइजर विद 14 आवर वर्क डे।
और इन्होंने कैटेगराइज किया था 14 सिंपल प्रेजर्स और 12 सिंपल पेन। उसमें फेमस कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पुष्पिन जो थी वो गुड एज अ पोइट्री मीनिंग्स ऑल प्रेजर्स हैव इक्वल्स वैल्यूज इफ ब्रिंगिंग हैप्पीनेस। और क्रिटिसाइज किया था किसके ऊपर, हैप्पीनेस ऑफ मेजॉरिटी, जिसमें फिलासफी की बात हो रही थी किंग्स। उसमें बात करें फिलासफी वाज कॉल्ड पिग फिलासफी, इसमें क्या बात करें कैरलिस और फोकस करता है प्लेजर्स मेजर फॉर और वैल्यूज़। अगर इन्फ्लुएंस की बात करें वो किसेंगे एपिक्यूरस रिकॉर्ड कर रहे थे प्लेजिंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगर हम 11 थिंकर्स की बात करें, जे.एस. मिल 1806 में पैदा हुए थे, 1873 में इनकी डेथ हुई थी। ये बॉर्न पैदा हुए थे, लंदन में पैदा हुए थे, और एल्डेस्ट सन से, बड़े सन से किसके, जेम्स मिल के। ये इन्फ्लुएंस किससे हुए थे तो उसमें कह सकते हैं प्लाटो से हुए थे, बेंथम से हुए थे, वाट्स से हुए थे, और हेलियस टेलर से हुए थे। अगर इसके बात करें तो इन्होंने क्या फाउंड किया था, ये फाउंडिंग मेंबर थे कि यूटेरियन सोसाइटी। इसमें डिफरेंस कर सकते हैं बेंथम्स और उसके मॉडिफाइड यूटेरियनिज्म। तो उसके बाद करते हैं हायर वर्सेस लोअर प्रेशर की बात करें, एडवोकेट कर रहे थे क्वालिटी डिफरेंस, जिसमें कह सकते हैं इट इज़ बेटर टू ह्यूमन डिस्ट्रेस पिक्स स्ट्रेसिफाइड। अगर कलेक्टिव हैप्पीनेस की बात करें वो फोकस कर रहे थे कलेक्टिव वेलफेयर्स और इंडिविजुअल प्लेजर की बात करें। अगर मॉरल एंड्स की बात करें वो आर्ग्यूड कर रहे थे किसके, मॉरल्स और एथिक्स और बियॉन्ड कर रहे थे मोर हैप्पीनेस। अगर उसके बाद बात करें लिबर्टी की बात करें वो लिबर्टाइज कर रहे थे इंडिविजुअल फ्रीडम्स, और उसके बाद वो प्रोग्रेस की बात कर रहे थे। अगर हम इनके व्यू ऑफ डेमोक्रेसी और स्टेट की बात करें तो उसमें कह सकते हैं ये सपोर्ट कर रहे थे किसको, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स को और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और ये एडवोकेट किए थे प्लूरल वोटिंग, जिसमें एक्स्ट्रा वोटिंग फॉर एजुकेशन इंडिविजुअल की बात कर रहे थे। अगर इसमें बात कह सकते हैं इन्होंने वुमेन्स की बात की थी, वुमेन्स वोट की बात की थी, उसमें इक्वलिटी की बात की थी। अगर उसके बाद कर सकते हैं वो व्यू ऑफ मॉरल इंस्टीट्यूशन की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें तो कलेक्टिव वेलफेयर की बात कर रहे थे। अगर हम इनके फेमस कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं इनका बात करें, इनका जो फेमस कोटेशन बात करें, अवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड्स इट इज़ द इंडिविजुअल्स इन सवरन। अगर उसके बाद कर सकते हैं नेक्स्ट कोटेशन की बात करें, डिस्पोटिज्म, जिसमें कहते हैं लिग्टिमेट जो था मोड ऑफ गवर्नमेंट्स और डीलिंग कर रहा था विद बर्बेनियस। अगर इनके फेमस वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स 1820, सिस्टम्स ऑफ लॉजिक 1843, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स 1848, ऑन लिबर्टी 1859, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861, यूटिलिज्म जो था 1863, द सब्जेक्ट्स ऑफ वुमेन 1869। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें जो कह सकते हैं इन्फ्रेचमेंट्स ऑफ वुमेन्स 1852 विद हैरियन टेलर्स मिल। अगर 3 एसेज ऑन रिलीजन की बात करें 1874, उसके बाद हम कह सकते हैं डिस्ट्रेशंस एंड डिस्कशन की बात करें 1859, और थ्रू आउट की पार्लियामेंट्री फॉर्म की बात करें कब लिखा गया था 1859। अगर उसके बाद हम बात करें समरी की बात करें, समरी जो ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात करें उसमें कह सकते हैं कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा था। बेंथम की बात करें यूटिलिज्म और इम्प्लाइज कर रहा था लिबर्टी, मोरालिटी और कलेक्टिव वेलफेयर की बात करें तो उसमें मॉडर्न लिबरलिज्म की बात कर रहा था। उसका ब्लेंडिंग का जो कर रहा है यूटिलिज्म, जिसमें प्रिंसिपल इंडिविजुअल राइट्स और सोशल प्रोग्रेस की बात करें। अगर उसके बाद हम बात करें की कंसेप्ट की बात करें, यूटिलिज्म जो था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, लिबर्टी की बात करें, बैलेंस जो था किसकी बात है, इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड सोसाइटी की बात कर रहा था। अगर उसके बाद फेमस वर्क की बात करें तो वो लिबर्टी था। अगर यूटिलिज्म की बात करें सबसे ज़्यादा लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस इंडिविजुअल लिबर्टीज़ की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि फ्रीडम्स और सोसाइटी के बीच में बैलेंस। अगर फेमस वर्क की बात करें तो उसमें कह सकते हैं ऑन लिबर्टी, इंडिविजुअल और स्टेट का रिलेशन। नमोनी की बात करें जो एल्फारस था वो लिबर्टीज़ था। अगर हम नेक्स्ट थिंकर मोस्ट फेमस थिंकर्स की बात करें, कार्ल मार्क्स थे, 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1883 में इनकी डेथ हुई थी। अगर हम इनके की कंसेप्ट्स की बात करें, डायलेक्ट्स मेटलिज्म, इसमें बात कर से किसकी बात कर रहा था, सोसाइटी की बात कर रहा था, अंडरस्टैंड कर रहे थे सोसाइटी को, और कॉन्ट्राडिक्शन और मटेरियल कंडीशन की बात कर रहे थे। अगर सेकंड कंसेप्ट की बात करें, हिस्टोरिकल मेटलिज्म, जिसमें हिस्ट्री डेवलप की बात हो रही थ्रू मटेरियल्स इकोनॉमिक फोर्स रैदर देन आइडियाज। उसके बाद थर्ड कंसेप्ट की बात करें, अगर थर्ड कंसेप्ट की हम बात करें, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, जिसमें किसकी रेवोल्यूशन जो था ऑकर ऑप्रेस कर रहा था क्लास को और ओवरथ्रो क्लासेस, रूलिंग क्लासेस की बात करें। अगर हम एलिनेशन थ्योरीज की बात करें तो वर्क किसकी अलाइड्स की बात कर रहा था, जिसमें प्रोडक्ट्स और लेबर्स अंडरस्टैंड अंडर कैपिटलिज्म की बात करें। अगर हम फिफ्थ
कंसेप्ट की बात करें क्लास स्ट्रगल, जिसमें सोसाइटी इन डिवाइडेड जो था वो किस कन्फ्लिक्टिंग क्लास, जिसमें बुर्जुआज वर्सेस प्रोलेटारिएट की बात करें। अगर सिक्स्थ कॉन्सेप्ट की बात करें रिवोल्यूशनरी सिस्टम, जिसमें एस्टेब्लिश कर रहा था, किसकी ऊपर बात कर रहा था, क्लासलेस और कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो इसमें आप सेवंथ ऐड भी कर सकते हैं सरप्लस वैल्यूज। सरप्लस वैल्यूज वही हो गई थी जिसके की बात हो रही थी, वेज की बात कर रहा था कि मतलब मनीज वगैरह के, जैसे लेबर्स को ज़्यादा टाइम दिया जाता था उसको कम करने के लिए, ठीक है, डेली वर्क जो था लेबर का, उसके बात करें तो सरप्लस वैल्यूज का नाम रखिएगा। अगर उसके बाद हम बात करें मेजर वर्क्स जो थे कार्ल मार्क्स की बात करें, पहला कौन सा, द प्लेयर पॉइंट्स 1840, उसके बाद कह सकते हैं 1840 में नेक्स्ट आया था, फिर उसके बाद कह सकते हैं रेनिस जो था 1843, क्रिटिक ऑफ हीगल फिलॉसफी ऑफ राइट्स 1843। उसके बाद हम फिफ्थ की बात करें दी एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी 1843, जो थे मैन्युस्क्रिप्ट जो थे 1843। थेसिस की बात करें 1845, दी होली फैमिली की बात करें 1845, जिसमें जॉइंट फैमिली की बात करें विद एगल। उसके बाद हम बात करें नाइन्थ की बात करें दी जर्मन आइडियोलॉजी 1847, जिसमें जॉइंट वर्क कर रहा था किसके, एगल के बाद, एंजल के साथ। उसके बाद हम बात करें टेंथ की बात करें ऑन द जेविश क्वेश्चन की बात करें 1848, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी जॉइंट वर्क किया था एंजल के साथ, इसमें कह सकते हैं 1844 में 48 सॉरी। उसके बाद दी 18 की बात करें ब्रोमिनस ल्यूस की बात करें 1852, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स 1859, सिविल वार्स इन फ्रांस की बात करें 1871 और क्रिटिक्स ऑफ गोथा प्रोग्राम की बात करें 1875। अगर हम फेमस वर्क्स की बात करें रिलेटेड टू मार्क्सिज्म की बात करें तो उसमें कह सकते हैं जो एंजल से रिलेटेड टू मार्क्सिज्म की बात करें, प्रिंसिपल कम्युनिज्म की बात करें 1847, एंटी डर्निंग की बात करें 1884। उसके बाद कह सकते हैं दी ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट 1884। अगर हम बात करें अदर जो बुक्स थी, बात करें अदर इंपॉर्टेंट वर्क जो थे रिलेटेड टू मार्क्सिज्म की बात करें तो सबसे पहले बात करें द स्टेट्स इन कैपिटलिज्म सोसाइटी की बात हो रही है, मिल बैंड। उसके बाद कह सकते हैं वाई सोशलिज्म मार्क्सिज्म डेमोक्रेसी, तो किसने लिखा गया था, कुछ कहकर एन बोबियो। उस कैपिटलिज्म सोशलिज्म डेमोक्रेसी किसने लिखा था, जोसेफ ने लिखा था। उसके बाद कह सकते हैं प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म, मैक्स वेबर ने लिखा था। मार्क्सिज्म बिफोर मार्क्स की बात करें डेविड ने लिखा था। उसके कार्ल मार्क्स की बात करें हिज लाइफ एंड थॉट की बात करें डेविड ने लिखा था। उसके मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स की बात करें डेविड ने लिखा था। सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ कार्ल मार्क्स की बात करें एस एविनरी ने लिखा था। ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी की बात करें एंटोनियम ग्राम्सी ने लिखा था। अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यूज़ की बात करें, डिस्कस हुआ था कब, 10 कैपिटल में। और उसके बाद हम बात करें वैल्यूज़ अराइज हुआ था एलिमेंट प्रोडक्शन, जिसमें लैंड लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन लेबर्स एंड कैपिटल की बात हुई थी। इसमें एक्सप्लेन किया था सरप्लस वैल्यूज़ को, प्रोवाइड किया था जनरेटर किया था अंडर कैपिटलिज्म। अगर उसके बाद हम की कंसेप्ट की बात करें हिस्टोरिकल मेटलिज्म, जिसमें इकोनॉमिक्स फैक्टर ड्राइव हिस्ट्री की बात हुई थी। क्लास स्ट्रगल की बात करें, सोसाइटी डेवलप थ्रू कॉन्फ्लिक्ट की बात हुई थी। अगर फेमस वर्क की बात करें द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसके बाद बात कर सकते हैं जो एम नमोनी की बात करें, एम जो था मैनिफेस्टो जो था क्लास स्ट्रगल की बात कर रही थी। अगर हम 13 थिंकर्स की बात करें, ग्रामसी 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1937 में इनकी डेथ हुई थी। ये इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर थे और इसको फाउंडेशन किसने का पॉलिटिशियन थे, उसमें ये फाउंडिंग थे इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें आईसी पार्टी की बात हो रही है, ठीक है। और ये फेमस इनकी बात करें कल्चर हेजमनी की बात की थी और ये इन्फ्लुएंस से किससे, मार्क्सिस्ट थ्योरी से हुए थे, जिसमें थॉट्स बियॉन्ड इकोनॉमिक्स की बात करे थे। उसके बाद इनकी बात करें या स्पेंड किसने किया था, लाइफ और प्रिजनर्स अंडर्स की बात करें, ये क्या कर रहे थे, इनकी जो ज़्यादातर जो लाइफ थी वो जेल में रही थी और उन्होंने उसी जेल में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम लिखा था प्रिजनर नोटबुक। तो अगर हम बात करें इनके की वर्क्स की बात करें, इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो कह सकते हैं प्रिजनर नोटबुक्स 1929 में लिखी गई थी, जिसमें कलेक्शन ऑफ एसे राइटिंग ड्यूरिंग इम्प्रिजमेंट, जिसमें डिस्कस किया था कल्चर पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। अगर उसके बाद सेकंड बुक्स की बात करें द मॉडर्न प्रिंस थी 1917 में, जिसमें बात की थी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और लीडरशिप इंस्पायर हुए थे मैकियावेली थे। अगर थर्ड बुक्स की बात करें ग्रेट ट्राइबल्स वर्ड्स, उसमें कह सकते हैं प्री प्रिजनर लेटर्स 1926 में, इसमें अर्ली लेटर्स डिस्कसिंग कर रहा था पॉलिटिकल और सोशल चेंज।
अगर हम बात करें की कंसेप्ट्स की बात करें तो उसमें कल्चर हेजमनी की बात करी थी, जिसमें डोमिनेट क्लासेस जो थी कि मेंटेन कर रही थी कंट्रोल नॉट जस्ट बाय फोर्स बट शेपिंग कल्चर आइडियोलॉजी एंड बिलीव। वो कल्चर हेजमनी का उनका मेन कंसेप्ट, और अगर सिंपल लफ्ज़ों में ये कहें तो उन्होंने कहा गया था कि जो डोमिनेट क्लासेस होती हैं वो क्या करती हैं, वो सिर्फ आपको फिजिकली नहीं मेंटली भी आपको क्या कर सकती हैं, कंट्रोल करती हैं, जिसमें आप कह सकते हैं नॉट जस्ट बाय फोर्स, जिसमें शेपिंग कल्चर की बात कर रहे थे, आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे, वो बिलीव की बात कर रहे थे। और उसमें ये कहा गया था जो पावर अचीव्ड होती है वो क्या करते हैं, रूलिंग क्लास इसमें वर्ल्ड वाइड और एक्सेप्ट कर रहे थे कॉमन सेंस। अगर उसके बाद हम बात करें रूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं हेल्प कर रहे थे सेपरेट आइडियोलॉजी और इन्फ्लुएंस कर रहे थे पब्लिक ओपिनियन। उसमें ये कह सकते हैं ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल की बात कर रहे थे, जिसमें मेंटेन कर रहे स्टेटस क्यूज। उसके बाद है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, जिसमें एमरजेंसी की बात करें वर्ल्ड क्लास को लीड चेंज। अगर उसके बाद हम बात करें थर्ड की बात करें, थर्ड कंसेप्ट की बात करें स्टेट और सिविल सोसाइटी, इसमें कह सकते हैं स्टेट जो थी वो कंट्रोल पॉलिटिकल सोसाइटी, जिसमें कह सकते हैं लॉ पुलिस, वाइल सिविल सोसाइटी मेंटेन कर रही थी कॉन्सेंट और कल्चर। उसके बाद कह सकते हैं टू रेवोल्यूशन की रिक्वायर की बात करें, जिसमें विनिंग की बात हो रही थी, विनिंग कल्चर हो आइडियोलॉजी बैटल्स, जिसमें नॉट जस्ट और पॉलिटिकल पावर्स। अगर वार ऑफ पोजीशन की बात वर्सेस करते हैं, वार ऑफ पोजीशन वर्सेस वार ऑफ मैनिपुल। वार ऑफ पोजीशन ये होगी थी कि ग्रेजुअल स्ट्रगल्स किसके बाद हो रही, कल्चर इन्फ्लुएंस हो रहा था आइडियोलॉजी। और वार्स ऑफ मैनिकुलर्स की बात करें डायरेक्ट पॉलिटिकल्स, और उसके कन्फर्मेशन और रेवोल्यूशन। अगर नमोनिक्स की बात करें तो जो पी फॉर प्रिजनर नोटबुक्स, और एम फॉर द मॉडर्न प्रिंसेस, और जी फॉर द ग्रेट ट्राइबल्स। अगर लिगेंसी की बात करें, इन्फ्लुएंस की बात करें तो वो किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, उसमें कह सकते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरीज में, पॉलिटिकल साइंस से और कल्चर स्टडीज से। अगर ये इंस्पायर की बात करें तो उसके कह सकते हैं एंटोनियो नेगरी, स्टोरहल्स, उसके बाद राइमोंड विलियम्स, और कंटेम्प्रेरी की बात करें क्रिटिकल थ्योरी। अगर शिफ्टेड की बात करें, मार्क्सिज्म फोकस किया था प्योरली इकोनॉमिक्स और कल्चर्स और आइडियोलॉजी डोमिनेट्स। अगर उसके बाद की कंसेप्ट की बात करें, कल्चर हेजमनी में ये कह सकते हैं अलाइड डोमिनेट कर रहे थे, किसके इम्पोजिंग कर रहे थे कल्चर्स वैल्यूज़ की बात करें। अगर उसके रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल की बात करें, शेपिंग कर रहा था आइडियाज ऑफ चेंज। फेमस वर्क की बात करें द प्रिजनर्स बुक्स। अगर कल्चर हेजमनी की बात ये होगी ना, अलाइड अपने कल्चर्स और वैल्यूज डोमिनेट करता था। अगर इंटेलेक्चुअल की बात करें, चेंज लाने में इंटेलेक्चुअल का रोल। अगर फेमस वर्क की बात करें, प्रिजनर नोटबुक, जिसमें हज कल्चर हेजमनी और स्टेट की बात कर रहा था। अगर नमोनी की बात करें, प्रिंसेस नोटबुक, पी फॉर प्रिजनर्स, कल्चर हेजमनी। अगर हम 14 थिंकर्स की बात करें, हैना की बात करें, 1906 में इनका जन्म हुआ था, 1975 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरीज और फिलासफर थे। इनको बात करें, इनका जो वर्क जो फेमस है टोटलिज्म, जिसमें ऑथोरिटी और ह्यूमन कंडीशन की बात करे थे। उन्होंने नाज़ी जो जर्मनी थी उनको लेटर किया था, इन्फ्लुएंस किया था अंडरस्टैंडिंग्स पॉलिटिकल इवल्स और रेवोल्यूशन और सिविल लाइफ की। अगर हम बात करें इनके जो वर्क की बात करें, द ओरिजिन ऑफ टोटलिज्म 1951 में लिखा गया था, जिसमें एनालाइज कर रहे थे टोटलिज्म, जिसमें रिजीम्स, नाजिज्म और उसके बाद स्टेटलिज्म की बात करें, सेटलिज्म्स। उसके बाद हम बात करें द ह्यूमन कंडीशन की बात करें, कब लिखा गया था, 1958 में, जिसमें कह सकते हैं एक्सप्लोर कर रहे थे कल्चर एक्टिविटी, लेबर्स वर्क और एक्शंस की बात कर रहे थे, और एम्फसाइज कर रहे थे इसमें फ्रीडम्स और पॉलिटिकल लाइफ्स। उसके बाद हम बात करें ऑन रेवोल्यूशन की बात करें 1963 में, जिसमें कंपेयर कर रहे थे मॉडर्न रेवोल्यूशन एंड देयर आउटकम्स। अगर उसके बाद हम बात कर सकते हैं फोर्थ बुक्स की बात कर सकते हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं रिपोर्ट कर रहे थे ब्रेंटली ऑफ इवल्स ड्यूरिंग नाजी ट्रायल्स, ओन वायलेंस जो उनकी बुक्स थी 1970 में लिखी गई थी। तो उसमें ये कह सकते हैं एग्जामाइंस रिलेशनशिप बिटवीन पावर्स एंड वायलेंस। अगर फोर्थ बुक की बात करें, इन इचमेंस वर्सेस इन जो था उसमें कहते हैं जूरिस सलेमन, जिसमें बेंट्री ऑफ इवल्स की बात कर रहे थे, न्याजी ट्रायल्स की बात करें। अगर सिक्स बुक्स की बात करें तो लाइफ्स ऑफ माइंड, जिसमें हम कह सकते हैं 1977, जिसमें फिलासफी एक्सप्लोटेशन ऑफ थिंकिंग विलिंग एंड जजिंग की बात कर रहे थे। अगर की कंसेप्ट्स की बात करें तो उसमें टोटलिज्म की बात करें तो उसमें ये कहा गया था मॉडर्न रजीम्स, जिसमें यूज आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे, टेरर प्रोपोगंडा की बात कर रहे थे, कंट्रोल बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ की बात कर रहे थे, उसका एम्फसाइज कर रहे थे मॉस मॉडर्न
मोबिलाइजेशन, एलिमिनेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, जिसमें इंडिविजुअलिज्म की बात हो रही थी, बेंटी ऑफ पीपल्स की बात हो, इसमें ये कह सकते हैं और ऑर्डिनरी जो इंडिविजुअल था वो कमेंट कर रहा था फॉलोइंग ऑर्डर ब्लाइंडली, इसमें विदाउट मॉरल रिफ्लेक्शन, सीन से अडॉप्ट की बात होती थी। अगर ह्यूमन कंडीशन की बात करें तो उन्होंने ह्यूमन कंडीशन को 3 एक्टिविटीज़ की बात बताई थी, उसमें कहा गया था लेबर की बात करें, बायोलॉजिकल सर्वाइवल्स, वर्क की बात करें, क्रिएटिव ड्यूरेबल वर्क्स, और एक्शन की बात करें, पॉलिटिकल इंगेजमेंट की बात करें, फ्रीडम्स की, और उसके बाद एक्शन की बात करें, सेंट्रल पॉलिटिकल राइट्स और फ्रीडम्स की। अगर बात करें अथॉरिटीज़ एंड रेवोल्यूशन की बात करें, जो था उसमें कह सकते हैं ट्रू पॉलिटिकल फ्रीडम जो रिक्वायर कर रहे थे, एक्टिव पार्टिसिपेशन, रेवोल्यूशंस आफ्टर फेल्स व्हेन आइडियल्स कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, प्रैक्टिकल गवर्नेंस। अगर हम बात करें नमोनिक्स फॉर द रिमेंबरिंग्स वर्क की बात करें, टी फॉर टोटलिज्म, जिसमें बात कर सकते हैं दी ओरिजिन्स ऑफ टोटलिज्म, एच फॉर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस कंडीशंस, और इक्वल्स की बात करें, इक्वल्स का इंचमेंट्स बात होती है। अगर हम बात कर रहे सकते हैं कि ये इन्फ्लुएंस की लिगेसीज की बात करें, इन्फ्लुएंस हुए थे पॉलिटिकल थ्योरीज, फिलासफी एंड एथिक्स, ऑफर इन्होंने किया था टोटलिटरियन रिजीम, जिसमें रोल ऑफ इंडिविजुअल्स और पॉलिटिकल फ्रीडम की बात की थी, और ये स्टडीज़ किसकी किया था, वाइडली किया था, इसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और फिलासफी। अगर कंसेप्ट की बात करें, टोटलिज्म की बात करें, तो उसमें क्या किसकी बात हो रही है, करेक्टरिस्टिक्स, एनालिटिक्स और मॉडर्न टोटलिटरियन स्टेट्स। उसके बाद ह्यूमन कंडीशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी, जिसमें फ्रीडम्स और पॉलिटिकल लाइफ की बात हुई थी। अगर उसके बाद हम बात करें फेमस वर्क की बात करें, दी ओरिजिन ऑफ टोटलिज्म, जिसमें एनालिसिस कर रहे थे टोटलिटरियन रेजिम्स, दी ह्यूमन कंडीशन की बात करें 1958, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, ह्यूमन एक्टिविटी एंड फ्रीडम्स, ऑन रेवोल्यूशन की बात करें 1963, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट की बात करें, रिपोर्ट ऑफ बेंटली इवर्स 1963, ऑन वायलेंस की बात करें 1970, उसके बाद दी लाइव्स ऑफ माइंड की बात करें 1977। दो कंसेप्ट की अब बात कर सकते हैं कि टोटलिज्म जो था कि किसकी बात कर रहा था, मॉडर्न टोटलिटरियन स्टेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, और ह्यूमन कंडीशन की बात करें, ह्यूमन कंडीशन और फ्रीडम की बात कर रहा था। अगर 15 थिंकर्स की बात करें, फ्रांसिस फैनन थे, 1925 में इनका जन्म हुआ था और 1961 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये क्या हम ये कह सकते हैं जो एक रेवोल्यूशनरी थिंकर्स थे और फिलासफर थे, और इनका फोकस ये था कि जो अफेक्ट हुए कॉलोनिज्म के ऊपर, उनके ऊपर मतलब देखना। उसमें ये कहा गया था कि जो विटनेस थे कॉलोनिकल्स एंड पार्टिसिपेट किया था अल्जीरिया वार्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके बाद कह सकते हैं उनका वर्क है एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना और रेस और लिबरलिज्म। अगर की वर्क की बात करें तो सबसे पहले की वर्क जो था इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यूजीसी नेट के लिए और JKPSC 10+2 के लिए, तो उसमें ब्लैक स्किन एंड वाइट मार्क्स जो था 1952 में लिखा था। अगर इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि फोकस की बात करें, साइकोलॉजी जो इम्पैक्ट था कॉलोनिज्म का और रेसिज्म और एलिनेशन ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल। उसके बाद रेलिवेंस की बात करें कि सेमिनार वर्क तो हुआ था, जिसमें पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, उसमें आइडेंटिफाई किया था पॉलिटिक्स और रेस थ्योरीज की बात की थी। अगर सेकंड वर्क की बात करें तो उसमें द रिच ऑफ अर्थ 1961 में लिखा गया था। इसमें फोकस ये था वायलेंट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और डिकोलोनाइज एज अ वायलेंट प्रोसेस। रेलिवेंस की बात करें, मैनिफेस्टो रेवोल्यूशन मूवमेंट्स फॉर अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, वायलेंस लिबरेशन फैक्टर। अगर थर्ड वर्क की बात करें, द डाइंग कॉलोनिज्म 1959 में लिखा गया था। अगर इनके फोकस की बात करें, अल्जीरियन स्ट्रगल्स की बात हो रही थी, जिसमें कल्चर, साइकोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल्स। उसके रेलिवेंस की बात करें, वो एनालाइज कर रहे थे किसी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉलोनाइज और कॉलोनाइज्ड के हाईलाइट्स और इम्पैक्ट्स की बात कर रहे थे। अगर की कंसेप्ट की बात करें तो उसमें क्या अफेक्ट हुआ, वायलेंस कैसी हुआ डिकोलोनाइजेशन को, नेशनल कल्चर और आइडेंटिफाई की बात करते। उसमें न्यू कॉलोनिज्म की बात करें तो उसमें पोस्ट कॉलोनियल इन्फ्लुएंस हुआ थे फॉर्मर कॉलोनाइज पावर्स और कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट। तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं कंसेप्ट की बात, कॉलोनिज्म में ये था कि कॉलोनाइज लोगों के फिजियोलॉजिकल अफेक्ट। उसके बाद नेशनल लिबरेशन की बात करें, डिकोलोनाइजेशन और लिबरेशन स्ट्रगल। तो अगर हम 16 की बात करें, 16 थिंकर्स की बात करें, जो माओ की बात हो रहे हैं, 1893 में पैदा हुए थे, 1976 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इसकी बात करें, जो माओ थे वो पॉलिटिकल लीडर थे, फिलासफी थे और
रेवोल्यूशनरी थी चाइना में। तो उसका ये कह सकते हैं वो चाइनीस्ट कम्युनिस्ट पार्टी इन्होंने एस्टेब्लिश की थी। उसके बाद कह सकते हैं पब्लिक रिपब्लिक्स ऑफ चाइना PRC 1949 में एस्टेब्लिश की थी। और इनके आइडियालॉजी के कैसे मॉडर्निज्म और अडॉप्ट किया था, मार्क्सिज्म लेनिज्म टू चाइना की बात हुई, उसमें कह सकते हैं प्रेसिडेंटरी रेवोल्यूशंस और उसके बाद नीट रेवोल्यूशन की बात की थी। अगर की वर्क्स की बात करें ऑन गोरिल्ला वारफेयर 1937 में लिखा गया था और एक फोकस यही था कि टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी अप्लाई करना क्लासिकल और मार्क्सिज्म आइडियल्स ऑन रूलर्स चाइना। उसके बाद रेलिवेंस की बात करें, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था एंटी क्लोनिकल्स और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। उसके बाद सेकंड बुक्स की बात करें, दी लीटर्स रेड बुक्स की बात करें, कब लिखा गया था 1964 में। इसमें कोटेशन ऑफ चेयरमैन माओ की बात करें और उनका फोकस की बात करें, कलेक्शन की थी माओ की और सेइंग कर रहा था कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, क्लास स्ट्रगल्स एंड पार्टीज रूल्स। अगर एलिवेंस की बात करें तो उनका यही सिंबल था कि पर्सनैलिटी को कल्ट करना और आइडियालॉजी को क्या करना कि गाइड करना, और उसके कल्चर रेवोल्यूशन की बात की थी। अगर थर्ड बुक की बात करें ऑन प्रैक्टिस 1937 में लिखी गई थी और इसके फोकस की बात करें तो उसमें ये कहा गया था रिलेशनशिप बिटवीन प्रैक्टिस टेस्टिंग थ्योरीज थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। रेलिवेंस की बात करें एम्फसाइज कर रहा था इसमें प्रैक्टिस ब्रिजिंग थ्योरीज एंड रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस। अगर फोर्थ की बात करें दी लॉन्ग मार्च 1935 में लिखी गई थी, उसके फोकस ये था कि क्या करना, रिपोर्ट करना CCP मिलिट्री ट्रीटीज। और रेलिवेंस की बात करें सिंबल ऑफ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल, जिसमें क्या कहते हैं सोल्टिफाइड मोर्स लीडरशिप CCP CCP। अगर न्यू कंसेप्ट्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं न्यू डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, जिसमें कह सकते हैं रेवोल्यूशन जो था वो इंक्लूड हुआ था पीजेंट्स, पेटी बुर्जुआज और नेशनल बुर्जुआजी की बात करता है, जिसमें बात करें वर्किंग क्लास को एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक स्टेट और मूविंग टुवर्ड सोशलिज्म की बात करें। अगर सेकंड कंसेप्ट की बात करें मास लाइन की बात करता है, जिसमें कह सकते हैं कंटिन्यूसली इंटरेक्शन किसके साथ थी, पार्टीज और मासेस के साथ। उसमें कह सकते हैं कि जो पार्टी शूट कर रही थी, अंडरस्टैंड कर रही थी पीपल्स और नीड को गाइड कर रही थी, किसको, गाइड्स देम अकॉर्डिंग, लोगों को गाइड कर रही थी उस ज़रूरत के हिसाब से। अगर उसके बाद हम बात करें थर्ड कंसेप्ट की बात करें, कल्चर रेवोल्यूशन 1966 में लिखा गया था, जिसमें कंपेन किया था किसमें किसकी बात की थी, रिमूव कैपिटलिज्म्स, और उसके बाद ट्रेडिशनल्स और कल्चर एलिमेंट्स की बात की थी, इन्वॉल्व किया था यूथ, जिसमें कह सकते हैं रेड ग्रड्स, जिसमें टैंकिंग किया था किसके ऊपर, इंटेलेक्चुअल और पार्टीज ऑफिशियल। अगर कंसेप्ट्स की बात करें मार्क्सिज्म और लेनिज्म की बात करें, इसमें अडॉप्शन किया था मार्क्सिज्म और लेनिज्म प्रिंसिपल ऑफ चाइनीज पीपल्स, तो पीपल ऑफ वार की बात करें, स्ट्रेटेजी की थी गोरिल्ला वारफेयर और रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल्स। अगर फेमस कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि उनका जो कोटेशन था चेयरमैन माओ 1964 में, इसमें किसकी बात की थी, कलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल्स एंड इकोनॉमिक्स मिलिट्री फिलासफी कोटेशन और गोरिल्ला वारफेयर 1937 ऑन प्रैक्टिस 1937। तो इसमें ये कह सकते हैं हम डिफरेंस समझते हैं कि माउस और फ्रेंड्स के बीच में डिफरेंस क्या था। सबसे हम बात कर सकते हैं रेवोल्यूशनरी स्ट्रेटेजी की बात करें, ये माओ किसके ऊपर फोकस कर रहे थे पेजेंट्स, रूलर बेस्ड रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेटेजी। और इनका ये था कि फोकस कर रहे थे फिजियोलॉजिकल और कल्चरल लिबरेशन की बात को रिक्लेम कर रहे थे, आइडेंटिफाई और सेल्फ वर्थ की बात करें। अगर हम बात करें रोल ऑफ वायलेंस की बात करें, पॉलिटिकल एंड क्लास वारफेयर की बात करें, इसमें एक बात करते हैं इमोशनल एंड साइकोलॉजी लिबरेशन की बात करें। अगर फोकस ऑन प्रेजेंट्स वर्सेस अर्बन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पीजेंट सेंट्रल टू रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, इसमें कॉलोनाइज कम्युनिटी जो थी होल्स नो रूलर्स अर्बन डिस्टेंशन। अगर कल्चर रिवोल्यूशन की बात करें, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स की बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें बात कर सकते हैं कल्चर फिजियोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिक्लेमिंग इंडिजिनस कल्चर। 17 थिंकर्स की बात करें, जॉन रॉल्स थे, 1921 में इनका जन्म हुआ था और 2002 में इनकी डेथ हुई थी। ये हम बात कर सकते हैं अमेरिकन पॉलिटिकल फिलासफर थे, जिसमें लिबरलिज्म और जस्टिस की बात की थी। इनको कहा गया था रीडिफाइनिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज 20th सेंचुरी। इनका फोकस यही था कि फेयरनेस, इक्विटीज, मॉरल्स, रीजनिंग्स इन सोसाइटी।
इनके की वर्क्स की बात करें तो इसमें कह सकते हैं द थ्योरीज ऑफ जस्टिस 1971 में लिखा गया था। इसमें बात कर सकते हैं जस्टिस ऑफ फेयरनेस, ओरिजिनल पोजीशंस और वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करें। उसके बाद सेकंड वर्क्स की बात करें पॉलिटिकल लिबरेशन 1993 में, इसमें बात कर सकते हैं एड्रेस की बात करें प्लूरलिज्म्स, उसमें ये कहा गया था कि सोसाइटी फंक्शन और इमाइड डाइवर्स वैल्यूज़ की बात करें। उसके बाद थर्ड की बात करें द लॉ ऑफ पीपल 1999 में एक्सटेंड किया था प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस टू इंटरनेशनल। अगर फोर्थ की बात करें जस्टिस एज अ फेयरनेस, इसमें कह सकते हैं स्टेटमेंट्स 2001 और उसमें क्लैरिफाई किया था, रिफाइन किया था हिज थ्योरीज ऑफ जस्टिस। अगर इनके कंसेप्ट्स की बात करें थ्योरी ऑफ जस्टिस था जिसमें किसकी बात करें तो सोसाइटी क्या करती है स्ट्रक्चर दिया था जिसमें इनइक्वालिटी बेनिफिट्स एट लिस्ट की बात की थी कि लिस्ट एडवांटेज, जिसमें जस्टिस फेयरनेस की बात हुई थी। अगर ओरिजिनल पोजीशन वर्सेस वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करें हाइपोथेसिस सिनेरियो बताया था जिसमें इंडिविजुअल डिज़ाइन किया था सोसाइटी विदाउट नोइंग देयर ओन स्टेटस, उसके बाद क्या था इंश्योर किया था जिसमें प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस फ्रीडम्स की बात हुई फ्री ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। इसमें बात कर सकते हैं ट्रू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस की बात करें इक्वल बेसिक लिबरेशन फॉर ऑल फ्रीडम्स ऑफ स्पीच, इसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात की थी। इसमें सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करें इसमें रेंज किया था बेनिफिट्स एट लिस्ट की बात करें एडवांटेज, जिसमें कह सकते हैं कि फेयर इक्वलिटी या अपॉर्चुनिटी। अगर फोर्थ वर्क की बात करें पॉलिटिकल लिबरलिज्म जिसमें एड्रेस किया था प्लूरलिज्म, जिसमें कह सकते हैं मॉडर्न सोसाइटी और आर्ग्यू की थी किसके ऊपर पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस की, उसमें ये कहा गया था कि विदाउट नीडिंग एग्रीमेंट्स जैसे कॉम्प्रहेंशंस मॉरल्स और रिलीजन डॉक्ट्रिन्स। अगर नोमोनिक्स की बात करें रॉल्स की बात करें जे फॉर जस्टिस अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इज मोस्ट फेमस बुक्स। इसकी हम बात करें लीगेंसी की बात करें वो इन्फ्लुएंस किससे थे मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरीज एथिक्स और पब्लिक पॉलिसी, और उसके बाद सेंटर डिबेट की बात करें सोशल जस्टिस इक्वलिटी और उसके बाद लिबरल डेमोक्रेसी। अगर कंसेप्ट की बात करें थ्योरी ऑफ जस्टिस जिसमें जस्टिस अंडरस्टूड और फेयरनेस की बात करें था, ओरिजिनल पोजीशन की बात करें एक्सपेरिमेंट थॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद इंट्रोड्यूस करना वेल ऑफ इग्नोरेंस और इंश्योर करना इन पार्टीज। अगर वर्क की बात करें थ्योरी ऑफ जस्टिस पॉलिटिकल लिबरेशंस और लॉ ऑफ पीपल्स। अगर हम 18 थिंकर्स की बात करें लेनिन 1870 में इनका जन्म हुआ था और 1924 में इनकी डेथ हुई थी। वो ये एक रशियन रेवोल्यूशनरी थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे और फाउंडर ऑफ सोवियत यूनियन थे। तो इसमें हम बात कर सकते हैं मार्क्सिज्म, उसके बाद कह सकते हैं मार्क्सिज्म और लेनिज्म की बात करे थे। अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था इसमें कह सकते हैं 1917 में, उसमें किसकी बात की थी ओवरथ्रोइंग की थी, गवर्नमेंट को निकाला गया था प्रोविजनल गवर्नमेंट्स। अगर हम इनके वर्क की बात करें तो उसमें कह सकते हैं व्हाट इज़ टू बी डन 1902, इसमें एडवोकेट कर रहे थे कौन सी पार्टी वी पार्टी जो लीड कर रही थी पोलिट्रेट। अगर सेकंड की बात करें इंपीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1917 में, और इसमें ये कहा गया था कैपिटलिज्म ग्लोबल एक्सपेंशन लिंक टू इंपीरियलिज्म की बात कर रहे थे। अगर हम बात करें स्टेट और रेवोल्यूशनरी की बात करें 1970 में बात करें, इसमें डिस्कस किया था किसकी रोल ऑफ स्टेट रेवोल्यूशन डिक्टेटरशिप्स और पोलिट्रेट। उसके हम बात करें फोर्थ की बात करें अप्रैल थीसिस की बात करें 1917 की बात करें लेनिन डायरेक्टिव्स ऑफ पीस लैंड्स एंड पावर्स टू सोवियत की बात की थी। अगर हम बात करें मेटलिज्म की बात करें एम्पिरिकल क्रिटिसिज्म की बात करें तो उसमें कह सकते हैं फिलासफी डिफेंस और डायलेक्ट्स मेटलिज्म। अगर हम बात करें इनके की कंसेप्ट की बात कर रहे हैं वैनगार्ड पार्टीज जो एक स्मॉल पार्टी थी जिसमें डिसिप्लिन स्मॉल डिसिप्लिन ग्रुप्स प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरी टू लीड कर रहे थे किसके ऊपर वर्किंग क्लास के। अगर सेकंड की बात करें डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म जिसमें पार्टी मेंबर्स क्या करते थे डिबेट करते फ्रीली इंटरनली और उसके बाद वंस डिसीजन इज मेड मस्ट बी एडहेड स्ट्रिक्टली। अगर इंपीरियलिज्म की बात करें फाइनल स्टेज थी कैपिटलिज्म की जिसमें मोनोपोली कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट कर रहे थे क्लोनिंग फॉर प्रॉफिट लीडिंग टू वार। अगर डिक्टेटरशिप की बात करें टू द पोलिट्रेट की बात करें इसमें कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट की बात की थी आफ्टर रेवोल्यूशनरी जिसमें कह सकते हैं वर्किंग क्लास जो थी वो होल्ड कर रही थी पॉलिटिकल पावर्स जिसमें कह सकते हैं कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर। उसके बाद हम बात करें फिफ्थ की बात करें रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिस की बात करें जो अप्लाइड हुआ था थर्ड प्रैक्टिकल रेवोल्यूशनरी एक्शन।
अगर नमोनिक्स की बात करें उसमें लेनिन जो था आर ऑफ रेवोल्यूशन है, जिसमें स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन सेंटर फॉर हिज थॉट। ग्लिगेंसी की बात करें, फाउंडर के थे सोवियत स्टेट के, और उसके मार्क्सिज्म लेनिज्म की बात करें थे, और ये इन्फ्लुएंस किससे थे, ग्लोबल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मूवमेंट्स की बात करें 20वीं सेंचुरी में, और उसके ई आइडिया की जो बात करें वो वैनगार्ड जो पार्टीज थी, इंपीरियलिज्म क्रिटिक की बात करें, पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप्स रिमेन फाउंडेशन ऑफ सोशलिस्ट थ्योरी। 19 थिंकर्स की बात करें, अम्यूल कांट जो थे 1724 में इनका जन्म हुआ था और 1804 में इनकी डेथ हुई थी। तो उसके हम बात करें, ये एक कह सकते हैं जर्मन फिलासफर थे और मॉडर्न फिलासफी की बात कर रहे थे, जिसमें डेवलपमेंट उन्होंने किया था क्रिटिकल फिलासफी, और उसके बाद रेशनलिज्म इंपेरियलिज्म की बात कर रहे थे। इसके हम बात कर सकें, इनका जो फेमस कंट्रीब्यूशन की बात करें, एथिक्स की बात करें, एस्ट्रोमोलॉजी की बात कर रही है, उसके मेटाफिजिक्स, उसके बाद पॉलिटिकल फिलासफी। अगर उसके बाद हम बात करें इनके जो की वर्क्स की बात करें, क्रिटिक ऑफ रीजन 1781 से लेकर 1787। अगर उसके बाद बात कर सकते हैं क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन की बात करें 1788 में, इसमें फोकस ये था मॉरल फिलासफी इम्फेसाइज कर रहा था ड्यूटी ओवर कॉन्सिक्वेंस। अगर थर्ड की बात करें क्रिटिक ऑफ जजमेंट 1790 में, उसके बाद कह सकते हैं ब्यूटीज ऑफ पर्पस इन नेचर्स। और फोर्थ बुक्स की बात करें ग्राउंड वर्क्स ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स 1785 में, इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे थे क्रिटिकल्स इम्परेटिव फाउंडेशन है कैटियंस कंट्स एथिक्स। उसके बाद फिफ्थ की बात करें तो उसके बाद कह सकते हैं जिसमें प्रपोज आइडिया इंटरनेशनल पीस और कॉन्स्टिट्यूंसी लॉ की बात की थी। अगर की कंसेप्ट्स की बात करें, अगर हम बात करें कंट के जो की कंसेप्ट्स की बात करें, जो फर्स्ट है कैटेगरिकल इम्पीरियलिटिक, जिसमें कह सकते हैं यूनिवर्सल मॉरल लॉ की बात करता है, जिसमें मैक्सिमम की इसकी बात कर रहा था। डेट यूनिवर्सलाइज, इसमें ड्यूटी बेस्ड की बात कर रहा था, इसमें मोरालिटी नॉट डिपेंडेड ऑन कंसिक्वेंस। सेकंड की बात करें फेनोमेना वर्सेस मोनिम की बात करें, फेनोमेना जो था वो वर्ल्ड की बात करें, प्रिस्क्राइब इट्स की, और मोनिक की बात करें तो उसमें कह सकते हैं इंडिपेंडेंस और प्रिजर्वेशन की बात करें ह्यूमंस जो थे कैन नॉट फुली नो। अगर अटोनमी ऑफ विल्स की बात करें उसमें कह सकते हैं मॉरल लॉ जो था वो ब्लाइंडली क्या कर रहा था, रेशनल बींग्स लेजिस्लेट देमसेल्फ, इसमें फ्रीडम की बात करें, एबिलिटी की बात हो रही है इसमें अकॉर्डिंग टू रेशनल मॉरल लॉ। अगर उसके बाद कह सकते हैं प्रिपेटिवल पीस की बात करें, एडवोकेट थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, इंटरनेशनल फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, और फाउंडेशन की बात करें मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ और पॉलिटिकल लिबरलिज्म। अगर फिफ्थ की बात करें मोरल लॉ, जिसमें एथिक्स बेस ऑफ रीजन की बात हो रही थी, नॉट फॉर इमोशनल डिजायर्स, और इसमें एक्ट ये था कि इन विच जो था कि ट्रीट करना किसके साथ, ह्यूमिलिटी की बात कर रहा था, और इसमें ऑन पीस की बात कर रहा था, और ऑलवेज एंड नेवर मेरली इन मीन्स। तो लीगेसीज की बात करते हैं जो काइंड की बात करें, मॉडर्न की बात करता है टेक्नोलॉजी एथिक्स, इसमें लिबरल पॉलिटिकल थ्योरीज और कॉन्सिक्वेंस की बात करें, ये इन्फ्लुएंस से हीगल से थे, रॉल से थे, और हर्बमैन से थे, और कंटेम्प्रेरी डिबेट से इसमें बात करते हैं एथिक्स लॉ और इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, और फेमस की बात करें तो इसमें रीजन फ्रीडम्स और मॉरलिटी ड्यूटीज़ की बात करें इनटू फिलासफी। अगर लास्ट जो हमारा थिंकर था उसके कह सकते हैं जॉर्ज एस सिबाइन की बात करें, 1880 में पैदा हुए थे, और इनके जो डेट ऑफ डेथ है वो हम कह सकते हैं सही चीज़ पे नहीं दिया, किसी बुक्स पे 1973 दिया है, 77 दिया, और एक जगह पे 1966 दिया है। तो मैंने 3 4 5 6 बुक्स देखी हैं, तो उसमें जो था 1973 से लेकर 1977 तक। तो आप इसमें दोनों में से कोई भी कर सकते, एग्जाम में कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं अमेरिकन पॉलिटिकल कह सकते हैं थ्योरिस्ट थे, इसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं। अगर इनके फेमस वर्क की बात करें पॉलिटिकल थ्योरीज, और ऑफरिंग करते हैं सिस्टमेटिक एनालिसिस और पॉलिटिकल आइडियाज़ की बात करें, और इनका फोकस ये था कि क्लासिकल और मॉडर्न थिंकर्स की बात करें ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल फिलासफी। अगर हम इनके वर्क्स की बात करें तो पहला जो था हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1937 में, और रिवाइज किया था एडिशनल लेटर्स को। उसके बाद कह सकते हैं कॉम्प्रहेंसिव सर्वे की बात हुई थी, जिसमें पॉलिटिकल थॉट्स फ्रॉम एशियंट ग्रीस और मॉडर्न टाइम्स की बात हुई। अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन की बात करें, एक्सप्लेन होता है एवोल्यूशन ऑफ आइडियाज लिंकिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं क्लोनिकल अंडरस्टैंडिंग की बात की थी, क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरीज, इसमें क्लासिफाइड किया था पॉलिटिकल थॉट्स, इसमें एंशिएंट मेडिवल्स और मॉडर्न पीरियड्स की बात की, और इसको ऑब्जेक्टिव से अवॉइडिंग से आइडियोलॉजी बेस बनाया था। इसमें एनालाइज किया था कि कैसे ये थिंकर जो हैं ऑब्जेक्टिवली अवॉइड से आइडियोलॉजी बेस करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोवाइड करते थे डेफिनेशन जस्टिस स्टेट्स एंड सॉवरेनिटी थ्रू हिस्टोरिकल। अगर नमोनिक्स की बात करें सिबाइन जो था वो किसकी बात करता है, सर्वे की बात करता है,
ब्रिलियंट आइडियाज एंड नेशनल एवोल्यूशन, ये हेल्प करता है, रिमेंबर फोकस करता है, सिस्टमेटिक हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल थॉट। अब हम क्या करते हैं, जो हमने थिंकर्स पढ़े हैं उनकी क्विक बुक जो है वो क्विक लिस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। हम बात करें कन्फ्यूजन की बात करें, इनकी जो बुक्स इंपॉर्टेंट है, बुक्स ऑफ चेंज और बुक्स ऑफ सॉन्ग। अगर प्लाटो की बात करें, द रिपब्लिक्स, द स्टेट्समैन, द लॉ और एपोलॉजी। जो रिपब्लिक कब लिखी थी 375 BC, स्टेट्समैन की बात करें 367 और 361 BC। अगर लॉ की बात करें 347, उसके एपोलॉजी की बात करें 399। अगर हम अरिस्टोटल की बात करें, पॉलिटिक्स 350, उसके बाद कह सकते हैं निकोलमेंस एथिक्स 340, उसके बाद कह सकते हैं दी एथिक्स की बात करें तो, और उसके बाद दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथिक्स की बात करें, एंथन की बात करें 328 से लेके 322 की बात। अगर हम बात करें मैकियावेली की, द आर्ट्स ऑफ वार 1521, इसमें हिस्ट्री ऑफ वायलेंस की बात करें 1525, डिस्कोर्स ऑफ लिविड 1531, द प्रिंस 1532। अगर हम होब्स की बात करें, द कोपरेप 1640, द सिविल 1642, एलिमेंट्स ऑफ लॉ 1650, लेविथम 1651, बेहमोथ की बात करें 1670। अगर जॉन लॉक की बात करें तो उसमें कह सकते हैं लॉक्स लेटर्स ऑफ टॉलरेशन 1689, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट 1690, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की बात करें 1690, सेकंड लेटर ऑफ टॉलरेशन की बात करें 1690, थर्ड लेटर ऑफ टॉलरेशन की बात करें 1692, फोर्थ लेटर ऑफ टॉलरेशन की बात करें 1692, उसके बाद फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोरलाइन की बात करें 1692। अगर हीगल की बात करें, दी फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट की बात करें 1807, साइंस ऑफ लॉजिक की बात करें 1812 1880, उसके बाद कह सकते हैं फिलोसफिकल साइंस की बात करें 1870, एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट्स 1821, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री की बात करें 1831। अगर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की बात करें, एवेंडेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन 1790, एवेंडेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1792, हिस्टोरिकल मॉरल व्यूज ऑन ओरिजिनल प्रोग्रेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1794। और उसके बाद जो लास्ट की बात करें, दी रॉन्ग्स ऑफ वुमेन 1798। J.S. मिल की बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक 1848, ऑन लिबर्टी 1859, ऑन रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करें 1861, यूटिलिज्म की बात करें 1863, द सब्जेक्ट्स ऑफ वुमेन 1869। अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो उसमें कैसे क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट्स 1843, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट की बात करें 1844, थेसिस ऑफ फ्री बैच की बात करें 1845, द पॉवर्टी ऑफ फिलासफी की बात करें 1847, द क्लास स्ट्रगल्स इन फ्रांस 1850, द 18 ब्रूमायर्स ऑफ ल्यूसिस की बात करें 1852, द वैल्यूज प्राइस एंड प्रॉफिट 1865, 10 कैपिटल की बात करें वॉल्यूम जो थी फर्स्ट 1867, सेकंड की बात करें 1885 और थर्ड की बात करें 1894, क्रिटिक ऑफ ग्रोथ प्रोग्राम की बात करें 1875। अगर जॉइंट वर्क जो था मार्क्स एंजल की बात करें, दी होली फैमिली 1845, दी जर्मन आइडियोलॉजी 1845 से लेकर 1846, दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात करें 1848। अगर हम ग्रामसी की बात करें, दी जो ग्रेड थी ट्रेबल वार्ड थी, जिसमें प्री प्रिजनर लेटर 1926, प्रिजन नोटबुक की बात करें 1948, दी मॉडर्न प्रिंस की बात करें 1949। उसके बाद हम बात करें हैना की बात करें, दी ओरिजिन ऑफ टोटलिज्म की बात करें 1951, ह्यूमन कंडीशन की बात करें 1958, ऑन रेवोल्यूशन की बात करें 1963। अगर उसके बाद हम बात कर सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट जो थी उसमें कह सकते रिपोर्ट थी बेंटली ऑफ ईवल्स 1963, ऑन वायलेंस 1970, द लाइफ ऑफ माइंड 1977। अगर उसके बाद फेड्स फैनन की बात करें, ब्लैक स्किन वाइट स्किन जो थी 1952, उसके बाद डायनेसा कॉलोनिज्म 1959, द विच ऑफ द अर्थ 1961 और टू वर्ड जो थी अफ्रीकन रेवोल्यूशन 1964। अगर उसके बाद हम कह सकते हैं माओ की बात करें तो ऑन प्रैक्टिस 1937, ऑन कंट्रडिक्शन की बात करें 1937, ऑन गुरिल्ला वारफेयर की बात करें 1937, ऑन प्रोडक्ट की बात करें वार 1938, ऑन डेमोक्रेसी 1940, ऑन कोलिशन गवर्नमेंट 1945, ऑन पब्लिक डेमोक्रेटिक रूल 1949, ऑन करेक्ट हैंडलिंग कॉन्ट्रडिक्शंस अमॉन्ग पीपल 1957, वेयर डू करेक्ट आइडियाज़ की बात करें 1963,
जॉन रॉल्स की बात करें तो थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, पॉलिटिकल लिबरेशन की बात करें 1993, दी लॉ ऑफ पीपल की बात करें 1999, जस्टिस ऑफ फेयरनेस की बात करें 2001। अगर उसके बाद हम बात करें डेवलपमेंट की बात करें, लेनिन की बात करें, लेनिन की जो बुक्स थी डेवलपमेंट्स ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया 1899, व्हाट इज टू बी डन 1902, मेटलिज्म एंड इम्प्रोक्रेटिज्म की बात करें 1909, सोशलिज्म एंड वार की बात करें 1915, इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1960। अगर हम बात करें कंपेरिज्म की बात करें, कन्फ्यूजन्स और प्लाटो के बीच में डिफरेंस क्या, पहले बात करें कन्फ्यूजन किसकी बात करें, सोसाइटी के फाउंडेशन मॉरलिटी और एथिक्स पर रखता है, और हारमोनी जो थी रिलेशनशिप जिसमें फैमिली की बात हो रही है, रूरल सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, प्रैक्टिकल्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सोल्यूशन प्रपोज करता है। अगर हम प्लाटो की बात करें तो वो किसकी बात कर रहा था, आइडियल स्टेट थ्योरेटिकल कंसेप्ट डेवलप करते हैं जिसमें फिलासफी किंग्स को बेस्ट रूलर के तौर पर देखता है, सोसाइटी को यूटोपियन पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट करता है। अगर हम बात करें प्लाटो वर्सेस अरिस्टोटल की बात करें, जिसमें प्लाटो जो थे आइडियलिज्म सपोर्टर थे, परफेक्ट फॉर्म्स ऑफ आइडियाज पर फोकस करते थे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जिसमें थ्योरोक्रेट्स फ्रेमवर्क से डिफाइन करते थे। अगर हम इसमें कह सकते हैं डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते थे क्योंकि वो मोब्स रूल्स में बदल सकता था। अगर अरिस्टोटल की बात करें वो रियलिज्म और प्रैक्टिकल का एडवोकेट थे, जिसमें पॉलिटिकल्स और इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन बेस्ड साइंस के तौर पर देखता था। इसमें मिक्स्ड गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रमोट करता था। अगर हम थर्ड करें मैकियावेली वर्सेस हॉब्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं मैकियावेली की बात करें वो पावर और प्रैग्मेटिज्म पर फोकस करते थे, जिसमें एंड जस्टिस का मीन्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स को एथिक्स और मोरालिटी से अलग देखते थे और उसमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और कर्निंग स्ट्रेटेजी का सपोर्ट थे। उसके हॉब्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेंट्रलिस्ट थे, जिसमें अथॉरिटी की बात की थी, इसमें लिविंगस्टन की ज़रूरत समझती थे। इसमें ह्यूमन नेचर सेल्फिश और वैलियंट थे, इसमें कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट थे, कंट्रोल होने चाहिए। इसमें बात कर सकते हैं एब्सोल्यूट मोनार्ची को जस्टिफाइज करता था। अगर हम बात करें हॉब्स वर्सेस लॉ की बात करें, जो हॉब्स की बात करें स्टेट ऑफ नेचर, जिसमें कह सकते हैं जस्ट और वायलेंट थे, इसमें कह सकते हैं सोवियत को एब्सोल्यूट पावर मिलनी चाहिए या पीस को से ऑर्डर, उसमें कलेक्टिव सिक्योरिटीज़ को इंडिविजुअल्स राइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था। अगर हम लॉ की बात करें स्टेट और नेचर पीसफुल को रेशनल है, जिसमें नेचुरल राइट्स की बात करें, जिसमें बात आ गई लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी, जिसमें प्रोटेक्ट करने में गवर्नमेंट्स का काम, जिसमें लिमिटेड गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टेंट गवर्नेंस पर फोकस करता है। अगर हम लॉ वर्सेस रूसो की बात करें तो उसमें कह सकते हैं लॉक जो थे वो किसके इंडिविजुअलिज्म और प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर थे, इसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बातें करते थे। अगर बात करें स्टेट पर्सनल फ्रीडम्स और सेफगार्ड करना चाहिए। अगर हम रूसो की बात करें इसमें कलेक्टिव गुड्स, इसमें जर्नल गुड्स और प्राइमरी रखते थे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एडवोकेट थे, उसमें नेचुरल इक्वालिटी फ्रीडम्स रिस्टोर करने पर फोकस करते थे। अगर हम बात करें 6 पॉइंट की बात करें रूसो वर्सेस हीगल की बात करें तो जो रूसो की बात करें जनरल विल्स और पॉपुलर सॉवरेनिटी का एडवोकेट थे, इसमें इंडिविजुअल सॉवरेनिटी हार्मनी पर एम्फसाइज करते थे और नेचर की सिंप्लिसिटी को आइडियल बनाते थे। अगर हम हीगल्स की बात करें स्टेट को मॉरल्स आइडेंटिटी के तौर पर देखते थे, इसमें हिस्टोरिकल डायलेक्ट्स और प्रोग्रेस के प्रोसेस पर फोकस करते थे, उसमें फ्रीडम्स की बात करते थे, जिसमें स्टेट फ्रेमवर्क के अंदर डिफाइन करते थे। अगर हीगल वर्सेस मार्क्स की बात करें, हीगल्स की बात करें आइडिया और स्पिरिट के एवोल्यूशन की प्रायोरिटी देते थे, हिस्ट्री को आइडिया और कॉन्फ्लिक्ट इवॉल्व प्रोसेस होता था और देखते थे स्टेट को फ्रीडम्स और अल्टीमेट को मानते थे। अगर हम बात करें मार्क्स की बात करें मटेरियल कंडीशन और इकोनॉमिक क्लास पे फोकस करते थे, हिस्ट्रिकल मेटलिज्म रेवोल्यूशन के जरिए क्लासलेस सोसाइटी की बात करते थे, स्टेट को एक्सप्लॉइट और स्ट्रक्चर के रूप में देखते थे। अगर हम बात करें मैरी वोllstonecraft वर्सेस जे.एस. मिल बात करें, मैरी की बात करें वो वुमेन की इक्वलिटी और एजुकेशन के लिए फाइट करती थी, अगर पैटर्ची नॉर्म्स के चैलेंज करती थी, उसमें बात करें अर्ली फेमिनिस्ट थिंकर्स के रूप में आइडेंटिफाई करती थी। अगर हम जे.एस. मिल की बात करें वो लिबर्टीज़ और डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे, वुमेन्स को इक्वल राइट को प्रमोट करते थे, हायर प्लेजर और कलेक्टिव हैप्पीनेस पर फोकस करते थे, इसमें सोशल इकोनॉमिक्स रिफॉर्म के लिए ज़्यादा फोकल थे। अगर हम बात करें मिल्स वर्सेस जर्मनी बेंथम की बात करें तो जे.एस. मिल की बात करें वो क्वालिटी प्लेजर की बात करें, इसमें हायर वर्सेस लोअर की बात करते और डिफरेंस करते थे, इसमें लिबर्टी को क्या करते एसेंट मानते थे और मॉरल्स को एंड इंडिविजुअल को डेवलप करने के प्रमोट करते। अगर जे.एस. मिल की जर्मनी बेंथम की बात करें वो क्वांटिटी प्लेजर के थे, जिसमें मोर इज बेटर टू मेजर करते थे, इसमें कह सकते हैं कि वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल के फाउंडर थे। इसमें सिक्योरिटीज़ और
यूटिलिटी के लिबर्टीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। अगर हम बात करें ग्रामसी वर्सेस मार्क्स की बात करें, कार्ल मार्क्स कह सकते हैं इकोनॉमिक क्लास स्ट्रगल और रेवोल्यूशन पे फोकस करते थे, क्लासलेस सोसाइटी और सोशलिज्म को एडवोकेट थे। अगर ग्रामसी की बात करें वो कल्चर हजमनी की एक आइडियोलॉजी डोमिनेशन को समझने में कंट्रीब्यूट करते थे, सिविल सोसाइटी सुपर स्ट्रक्चर पर ज़्यादातर दौर फोकस करते थे। अगर हम बात करें हैना अरेंथ की बात करें वर्सेस फ्रांत्स फैनन की बात करें, जो हैना थी उसमें कह सकते हैं टोटलिज्म, जिसमें एक ह्यूमन कंडीशन का एनालिसिस करते थे, जिसमें पॉलिटिकल थ्योरीज और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लोर करते थे। अगर फ्रांत्स फैनन की बात करें कॉलोनियलिज्म, जिसमें ओप्रेस्ड पीपल की आइडेंटिफाई पे फोकस करते थे, जिसमें वायलेंस और कॉलोनियल लिबरलाइजेशन का क्या कर सकते हैं टूल मानते थे। अगर हम बात करते हैं माओ वर्सेस लेनिन की बात करें, माओ की बात करें रेवोल्यूशनरी प्रेजेंट की सेंट्रल रोल्स डिफाइन करते थे, जिसमें क्लास स्ट्रगल्स और कल्चर रेवोल्यूशन का सपोर्टर थे। अगर हम बात करें लेनिन की बात करें, वो इनकी जो पार्टी थी अलाइड वैनगार्ड, जिसमें पार्टी लीडरशिप को जरिए रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइज करते थे, इंडस्ट्री वर्कर्स और अर्बन पोल्ट्रेड्स पर ज़्यादा फोकस करते थे। अगर उसके बाद हम 13 और लास्ट की बात करें तो बात करें रॉल्स वर्सेस लॉ की बात करें, रॉल जो थे वो जस्टिस ऑफ फेयरनेस इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का सपोर्टर थे। इसमें डिफरेंस प्रिंसिपल का जरिया एक सोशल इकोनॉमिक्स इनइक्वलिटी पर एड्रेस करते थे। अगर हम बात करें जॉन रॉल्स की, तो उसमें जॉन लॉक की बात करें उसमें कह सकते हैं कि नेचर राइट्स और लिमिटेड गवर्नमेंट पर फोकस करते थे, स्टेट को प्रॉपर्टी और इंडिविजुअल लिबर्टीज प्रोटेक्ट करने का टूल मानते थे। ये जो हमारा था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के 20 थिंकर्स की, हमने एक मैराथन ली थी 20 थिंकर्स की। आप इसको क्लास को अच्छे से देखें, तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी हम नेक्स्ट मैराथन क्लास लगाएंगे, उसमें हम इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो ये जो PDF है मैं आपको जल्दी शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।